उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज दूसरी क्लास है एमपी सब इंजीनियर के लिए। और आप सभी को पता है कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्ट हुआ है सॉइल मैकेनिक्स। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें इस क्लास को, सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारी स्लाइड्स हम लोग लेके आए हैं और बहुत सारी आज हम लोग स्लाइड्स के थ्रू थ्योरी पढ़ेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सॉइल के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वो सारी चीज़ें भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया था। ओरिजिन ऑफ सॉइल के साथ साथ हम लोगों ने सॉइल मॉइस्चर रिलेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे बोला था कि मेजर सॉइल डिपॉजिट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं उसके लिए एक पीडीएफ मिलेगा। तो वो भी मैं आज पीडीएफ लेके आ गया हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पहले आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए, क्विकली जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास आपकी 4:30 से पहले ख़त्म हो जाएगी। ये तो कन्फर्म है कि क्लास आपकी 4:30 से पहले ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से शेयर करिए, क्विकली शेयर कर दीजिए क्लास को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। कल का पीडीएफ उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे सारे पीडीएफ। आप देखिए कल का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में मिल चुका होगा अब तक। डेली क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा ग्रुप में, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स की क्लास है। और हमारा कोर्स कौन सा है? हमारा कोर्स आप सभी को पता है एमपी सब इंजीनियर का कोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 मृदा के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग कर रहे हैं। ये बैच आपका डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा के स्टूडेंट दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपने हिंदी में डिप्लोमा किया है या इंग्लिश में डिप्लोमा किया है या हिंदी या इंग्लिश किसी माध्यम में भी आप पढ़ें तो आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा। तो कल जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया और डिफरेंट जो सॉइल नेम्स हैं उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही पीडीएफ लेके आए हैं मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया और डिफरेंट सॉइल टाइप्स के बारे में। ठीक है, जो भी आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं सभी लोग लाइव जुड़ें और शेयर कर दें सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए टाइम पर हाँ जी, आज स्लाइड ये वाली जो स्लाइड है ना, कल जो मैंने स्लाइड आपको बोला था ना कि पीडीएफ इसको भेजूंगा, उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नेक्स्ट क्लास से आप बिल्कुल टाइम पे आइए। इंग्लिश नेम्स और हिंदी नेम्स मेजर सॉइल डिपॉजिट्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली सॉइल हमारी है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल यानी कि वन और पहाड़ी पे मिलने वाली मिट्टी। तो वन और पहाड़ी पे मिलने वाली मिट्टी कौन सी होगी? ये देखिए यहाँ पे जितनी भी सॉइल आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, जितनी भी सॉइल आपको ये यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, ये पूरा आपका जो रीजन है, ये पूरा जो आपका रीजन है ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये देखिए सिक्किम वाला रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, कुछ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का रीजन हो गया, सिक्किम का रीजन, और इधर थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश का। ये आपका फॉरेस्ट सॉइल यानी कि माउंटेनियस सॉइल हो गई। तो पहली टाइप ऑफ सॉइल हमारी कौन सी होती है? फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, तो इंडिया के कौन से पार्ट में पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर के रीजन में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के टॉप पार्ट में ये पाई जाती है भारत में। ठीक है, ये क्लियर है इतना आपको? चलिए उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप ऑफ सॉइल है, दूसरी टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है हमारी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी मैंने आपको बताया था कल कि रिवर के साइड में जो जमने वाली मिट्टी होती है, बहते हुए पानी में जो मिट्टी जमती है उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो जहां जहां पे भी इंडिया में रिवर्स हैं वहां पे, हर जगह पे जहां जहां पे भी इंडिया में रिवर्स हैं उन सारी जगहों पे, जहां जहां पे भी इंडिया में रिवर्स हैं उन सारी जगहों पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? उन सारी जगहों पे ये आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। ये आपकी, ये पूरा कौन सा प्लेन है? ये पूरा गंगा का प्लेन है, गंगैटिक प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? गंगा जी के किनारे की सारी मिट्टी है। उसके बाद इधर भी आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र का ये रीजन है ना। इधर आप देखोगे तो महानदी वाला रीजन है ना। इस साइड भी आप देखोगे ये वाली सॉइल एलुवियल तो है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इसमें मराइन मिक्सचर भी होता है। जो साउथ इंडिया में है ना, इसमें मराइन मिक्सचर भी होता है, यानी कि जलोढ़ के साथ साथ थोड़ा बहुत कौन सी मिट्टी है? मराइन वाली, यानी कि समुद्र वाली भी थोड़ी सी मिट्टी है। तो ये दूसरी हो गई हमारी एलुवियल सॉइल। क्लियर हो गया? सर साउंड थोड़ा बढ़ाइए, साउंड तो पूरा फुल चल रहा है भाई, साउंड तो बिल्कुल फुल चल रहा है भाई।
किसी को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है क्या? और किसी को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? तो ये दूसरा हो गया हमारा कौन सा, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। तीसरा हमारा टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है, तीसरा होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग हिंदी में रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। साउंड का किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या, या साउंड क्लियर आ रहा है? जल्दी से बताइए क्विकली, साउंड का सभी को क्लियर है? साउंड क्लियर है? साउंड का किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अगर क्लियर है तो सभी लोग क्लियर कमेंट कर दें। अगर साउंड क्लियर है सभी लोग क्लियर कमेंट कर दें, सभी लोग क्लियर कमेंट कर दें। उसके बाद हमारी रेड सॉइल होती है एक, लाल मिट्टी, और हल्की सी जो पीली होती है वो लेटराइटिक मिट्टी, लेटराइट सॉइल। तो रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल ये कहाँ पे पाई जाती है? रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और येलो सॉइल। तो रेड और येलो सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो इस जगह पाई जाती है। ये आपकी रेड एंड येलो सॉइल है। ये कौन सा रीजन है भाई? ये कौन सा रीजन है? थोड़ा बहुत ये बिहार का रीजन है, झारखंड का रीजन है, एमपी और छत्तीसगढ़ का रीजन है। ये कौन सा रीजन है? ये तेलंगाना का रीजन है। तो ये आपका एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और थोड़ा बहुत उड़ीसा का रीजन भी जो है उसमें क्या पाई जाती है? रेड एंड येलो मिट्टी पाई जाती है। ये आप देखेंगे साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह पे, कर्नाटक देख लो आप, है ना, कर्नाटक देख लो, तमिलनाडु देख लो, इधर महाराष्ट्र का कुछ रीजन देख लो, तो इन जगहों पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भी क्या पाई जाती है? इन सब जगहों पे भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं और किस पे? लेटराइट सॉइल पे। तो लेटराइट सॉइल भी एक अलग ही टाइप का है, वो भी येलो टाइप के, लेकिन एक अलग टाइप का ये सॉइल है जिसमें Fe2O3 पाया जाता है। तो ये हमारी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? लेटराइट सॉइल। तो ये जो हमारी लेटराइट सॉइल है ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, ये थोड़ा सा ये रीजन आपका कौन सा? राजस्थान का रीजन है। इधर भी ये राजस्थान का रीजन है। इस राजस्थान और एमपी के रीजन में यहाँ भी थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे, इस जगह पे भी आपकी क्या पाई जाती है? ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग कौन सी सॉइल पे? ब्लैक सॉइल पे। इसके बाद कौन सी सॉइल पे आते हैं हम लोग? अच्छा, ब्लैक सॉइल हमने यहाँ पे देखी थी। ब्लैक सॉइल कौन सी है? ये है हमारी ब्लैक सॉइल, ये है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ये पूरा जो एरिया है सेंट्रल इंडिया का, एमपी का पूरा एरिया, इधर महाराष्ट्र का रीजन, इधर कुछ तेलंगाना का भी रीजन, ये सारा जो रीजन है एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इधर थोड़ा बहुत कर्नाटक वगैरह का रीजन भी जो है, इस पूरे रीजन में आपकी क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मेजरली कहाँ पाई जाती है? एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मेजरली क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके बाद और क्या बच रहा है? और आपका बच रहा है डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल को ही हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं। एरिड या फिर डिजर्ट सॉइल, इसका नाम क्या है? मरु मिट्टी। तो ये डिजर्ट सॉइल जो है ये हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ये तो देखो राजस्थान में पाई जाएगी। राजस्थान में तो डिजर्ट सॉइल आपकी पाई ही जाएगी। बाकी और इंडिया के किसी और रीजन में आप देखोगे तो इतनी खास नहीं पाई जाती है। अच्छा, ब्लैक मिट्टी को लेके एक चीज और है कि ब्लैक मिट्टी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है, उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत ब्लैक मिट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए और देखते हैं और कौन सी है। और है मराइन सॉइल। तो मराइन सॉइल, समुद्री मिट्टी जो है वो ऑलमोस्ट क्या है? वो ऑलमोस्ट एलुवियल का ही मिक्सचर होता है, ऑलमोस्ट एलुवियल का ही मिक्सचर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया इसको, ये एलुवियल का मिक्सचर ही, समुद्री मिट्टी एक ही जैसी होती है। ठीक है, बाकी और कौन सा रीजन बचा? बाकी थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट आपको हर रीजन में मिल जाएगा, थोड़ा डिपॉजिट आपको हर रीजन में क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मेजर जो डिपॉजिट्स हैं वो कौन कौन से मेजर डिपॉजिट्स हैं? हम छोटे छोटे डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहे, मेजर डिपॉजिट। मेजर ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसका मेजर डिपॉजिट एमपी और महाराष्ट्र में है। एरिड सॉइल या डिजर्ट सॉइल का मेजर डिपॉजिट कहाँ है? राजस्थान में है ना। एरिड सॉइल का जो मेजर डिपॉजिट है वो कहाँ है? राजस्थान में है। ब्लैक सॉइल का मेजर डिपॉजिट कहाँ है? एमपी में और महाराष्ट्र में है। रेड सॉइल का मेजर डिपॉजिट कहाँ है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में है ना। तो ये बिहार, बी फॉर बिहार पूरा ही लिख देता हूँ, बिहार, यहाँ पे छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़, और झारखंड। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा इधर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये आपका झारखंड। तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। उसके साथ साथ ये इधर भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है ना। इधर आपका थोड़ा बहुत ये महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी। क्लियर? तो रेड सॉइल तो आपकी पूरा पूरा मूव है। व्हाट इज सॉइल शीट? सॉइल शीट, सॉइल की जो लेयर्स होती है उनको शीट बोल दी जाती है। इधर भी है, देखो आपका इधर जो आपका ये ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी आपकी क्या मिल जाएगी? आपको रेड सॉइल मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? रेड कलर कर देता हूँ, ये रेड सॉइल आपको नॉर्थ ईस्ट के आसपास भी मिल जाएगी।
सभी को क्लियर, सब कुछ क्लियर। अच्छा, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? एलुवियल सॉइल मेनली आपको कहाँ पाई जाएगी? ये देखिए, ये आपका, ये हो गया आपका पंजाब का रीजन, ये आपका हो गया हरियाणा का रीजन, ये हो गया आपका यूपी का रीजन, ये हो गया बिहार का रीजन, और ये हो गया दिल्ली का रीजन। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इधर आपका थोड़ा बहुत ये क्या है, वेस्ट बंगाल का रीजन, थोड़ा बहुत इधर उड़ीसा का रीजन, ओडी का मतलब उड़ीसा, और ये पूरा जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इज इट क्लियर? तो मेजर जो सॉइल डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे होंगे। ये गुजरात में भी आप देख रहे हो, गुजरात में भी आपको एलुवियल सॉइल ही मेनली मिलेगी। तो क्या ये आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? क्या ये आप सभी को बिल्कुल क्लियर है कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मेजर डिपॉजिट्स है? क्लियर है? अब एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे। कहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र और एमपी में। कहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत रीजन में है, यूके में, और पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा बहुत है, ब्रह्मपुत्र रीजन में, गुजरात में। ठीक है, आपको पूछा जाए रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में। एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट सॉइल राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर? और कौन सी सॉइल पूछ सकता है? फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? जेएनके सबसे बड़ा रीजन है फॉरेस्ट सॉइल का। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल सबसे ज़्यादा जेएनके में पाई जाती है। थोड़ा बहुत आपको हिमाचल प्रदेश एचपी में भी मिलेगी, और थोड़ा बहुत आपको यूके में मिलेगी। ये क्या है? ये सिक्किम है। ये वाला रीजन क्या है? सिक्किम है। और ये आपका एपी है, अरुणाचल प्रदेश। वैसे एपी आंध्र प्रदेश को भी बोलते हैं, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये वो वाला एपी नहीं है आंध्रा वाला, ये अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो मैं ARP लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पूरा आपका मेजर सॉइल डिपॉजिट हो गया। चलिए, तो ये सारा आपका मेजर सॉइल डिपॉजिट हो गया। अब इनकी डिफिनीशन एक एक करके आप सभी को बता चुका हूं मैं, है ना। एलुवियल सॉइल क्या है? रनिंग वाटर में होती है। लैकेस्ट्रीन सॉइल लेक में होती है, सब बता चुका हूं। तो आपको सिर्फ PDF इसका मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप भी करवा दिया। मैराइन सॉइल कहाँ होती है? सी वाटर में जमती है। एओलियन सॉइल क्या है? विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। ये सारा कल आपको पढ़ा चुके हैं हम, ये सारा कुछ कवर हो चुका है। ग्लेशियल सॉइल क्या होती है? ये वो सॉइल है जो आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, ट्रांसपोर्टेड बाई आइस। ये सारा PDF आपको क्लास का कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड है कमेंट बॉक्स में, वहां पे मिल जाएगा। कल पढ़ा भी चुका हूँ। कोलिवियल सॉइल क्या है? जो कि ट्रांसपोर्ट होती है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? टालस है। उसके बाद और क्या पढ़ाया था मैंने? और मैंने बताया था कि कुछ मेजर कॉमन जो सॉइल टाइप्स हैं या सॉइल नेम्स हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉमन सॉइल नेम्स हैं वो मैं आपको, मैंने बोला था PDF दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली आपकी कॉमन सॉइल क्या है? लॉइस। तो ये वो मिट्टी है जो कि विंड ब्लोन सिल्ट होती है, हवा के द्वारा उड़ाई गई, है ना। तो एओलियन सॉइल का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, लॉइस होता है। और इसमें क्या होता है ये भी बताया था मैंने कल, कैल्शियम कंपाउंड यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। थोड़ा बहुत उसमें मोंटमोर्लोनाइट भी होता है। और क्या होता है? इट इज टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज कोलैप्सिबल। तो कोलैप्सिबल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं यहाँ पे, कोलैप्स के बाद आई आएगा, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, COLLAPSSIBLE, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, लॉइस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल कौन सी है? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड होता है और ये मराइन ओरिजिन की होती है ना। तो ये एक टाइप की मराइन सॉइल है, ये भी बता चुका था मैं कल। टफ सॉइल क्या होती है? टफ सॉइल एक फाइन ग्रेन सॉइल है और ये वॉल्केनिक ऐश है। टफ क्या है? वॉल्केनिक ऐश। एक बेंटोनाइट भी वॉल्केनिक ऐश थी और टफ भी एक वॉल्केनिक ऐश है। ज्वालामुखी के इरप्शन से, ज्वालामुखी के फूटने से ये सॉइल बनी है टफ। ये मैंने आपको कल भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और कौन सी सॉइल मैंने बोला था? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट पढ़ा चुका हूं। ये केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश है। ज्वालामुखी के फटने से जो राख निकली उसकी वेदरिंग से, उसकी केमिकल रिएक्शन से ये बनती है। और इसमें हाई डिग्री ऑफ क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ मोंटमोर्लोनाइट होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक श्रिंकेज और स्वेलिंग को शो करती है। ये सब कल बता चुका हूं। पहला सब्जेक्ट तो पहले खत्म कर लो महेश जी, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले सॉइल सबसे बड़ा सब्जेक्ट, लगभग सॉइल से 25 से 30 नंबर का आता है। एवरेज 32 नंबर है, लेकिन 25 से 30 तो बोल ही सकते हैं। तो पहले इसको कवर कर लो। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल का ही एक टाइप बेंटोनाइट है ना। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? वही जिसमें मोंटमोर्लोनाइट होता है और स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है ना। ये डार्क इन कलर होती है एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। किसके लिए सुटेबल है? कॉटन के ग्रोइंग के लिए। अगर आपको मूंगफली की खेती करनी है, रुई की खेती यानी कॉटन की खेती करनी है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आप कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मूंगफली की खेती और रुई की खेती ये आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मृदा में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है लेटराइट सॉइल। ये कौन सी सॉइल है, ये ऐसी सॉइल है जो लीचिंग या वॉशिंग आउट की वजह से बनती है, और इसमें मेन कंपाउंड क्या होता है, Fe2O3 होता है ना, Fe2O3 मैं बता चुका हूं। एंड कौन सा होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना एक ऐसे इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, मेन जो कंपाउंड होता है वो Fe2O3 होता है। तो इसकी जो स्पेलिंग है ये मैं सही कर देता हूं, इसमें Fe2O3 एंड Al2O3 कैसे आएगा, इसको मैं सही कर देता हूं। इसको मैं Fe2O3 और Al2O3 को सही कर लेता हूँ। Fe2O3 ऐसे लिखा जाएगा एंड Al2O3, तो ये यहाँ पे आप सही कर लेना इसको, ठीक है। Fe2O3 एंड Al2O3 इसमें होता है, ये बता चुका हूँ मैं। मक क्या होता है, मक एक मिक्सचर है फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल और ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। मक क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर होगा तो मक होगी, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट आ गया, भले ही कुछ इनऑर्गेनिक है लेकिन थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक कंटेंट आ गया, तो इस सॉइल को हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। तो मक ऑर्गेनिक सॉइल तो है, बट इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक कंटेंट का मिक्सचर है। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे मान लो कि एक रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में क्या होता है, ग्रेवल होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले होती है। अब रिवर कहीं फ्लो होके फॉरेस्ट में जाके उसने मिट्टी डिपॉजिट कर दी, तो फॉरेस्ट में क्या होगा, फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, पत्तियां होंगी, टूट फूट करके जो टहनियां होती हैं, जो पौधे के पार्ट्स होते हैं वो होंगे। तो रिवर की जो सॉइल है ये फॉरेस्ट की सॉइल से जब मिक्स हो जाती है तो मक बनता है। रिवर जब फ्लो हो रही है तो रिवर के अंदर की सॉइल अगर फॉरेस्ट की सॉइल से, रिवर के अंदर की जो सॉइल है ये वाली सॉइल, ये सॉइल अगर कहीं फॉरेस्ट में जाके डिपॉजिट हो जाए, तो फॉरेस्ट की क्या होती है, फॉरेस्ट की अपनी एक सॉइल होती है, फॉरेस्ट की एक अपनी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, फॉरेस्ट की अपनी एक ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल और रिवर की इनऑर्गेनिक सॉइल मिक्स हो जाएगी तो उससे क्या बन जाएगा, मक बन जाएगा। समझ में आ गया। तो मक इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। उसके बाद पीट क्या है, पीट एक प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है, इसमें कोई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं होता, प्योरली इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच इज ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ ब्लैक डिकम्पोज वेजिटेटिव मटेरियल। यानी कि फॉरेस्ट के आसपास जो आपका पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे के जो पार्ट्स, टहनियां वगैरह होती हैं, वो सब जब सॉइल के साथ मिल जाती हैं, यानी कि आपकी जो घास वगैरह उसके साथ मिल जाती है, तो डिकम्पोज होके ब्लैक कलर की, डार्क कलर की हो जाती हैं, और यही कहलाता है पीट। तो ये प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है, इसमें कोई इनऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता है, प्योर ऑर्गेनिक सॉइल है। फिर क्यूमुलोस क्या है, अगर मक सॉइल और पीट सॉइल आपस में मिल जाएं तो क्यूमुलोस बन जाता है। अगर मक सॉइल और पीट आपस में मिल जाएं तो क्यूमुलोस बन जाएगा। तो होता क्या है कि जब रिवर की मिट्टी आती है फॉरेस्ट में तो पहले ऑर्गेनिक कंटेंट से मिक्स होकर मक बनता है, और अगर ये मिट्टी और अंदर चली गई तो अंदर और ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो ये वाली सॉइल अंदर वाली पीट से मिल गई तो क्यूमुलोस बन गया। तो पहले आपकी, जैसे रिवर के किनारे आप देखोगे तो रिवर के किनारे पहले आपको मक का रीजन मिलेगा, और अंदर जाओगे तो ये मक पीट से मिक्स हो जाता है तो क्यूमुलोस मिल जाएगा, और अंदर जाओगे तो आपको पीट मिलेगा, है ना। तो आप रिवर से जितना फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, पहले आपको मक डिपॉजिट मिलेगा, फिर क्यूमुलोस मिलेगा, फिर आपको पीट डिपॉजिट मिलेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को। पहले मक मिलेगा, फिर क्यूमुलोस, फिर पीट। तो ये यहाँ मक जमा है, यहाँ पीट, आपस में मिक्स होके बीच में क्यूमुलोस मिल जाता है। क्लियर। तो जब आप रिवर से साइड में जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे आपकी नाव खड़ी हुई, मान लो इस जगह पे आपकी नाव खड़ी हुई और यहाँ से आप उतर के जा रहे हैं, तो पहले मक मिलेगा, फिर क्यूमुलोस, फिर पीट, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो। क्लियर, समझ में आ गया। 2:30 बजे से क्लास होती है भाई, डेली 2:30 बजे से होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। गंबू क्या है, अगर पीट वाली सॉइल बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए, देखो ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना, धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंटेंट सड़ने लगता है। तो अगर ऐसी सॉइल में बहुत ज़्यादा, पीट की सॉइल में बहुत डिकम्पोजिशन हो जाए, बरसात के समय में जनरली ऐसा होता है, और वो सॉइल बहुत स्टिकी इन नेचर हो जाए, बहुत स्टिक हो जाए, तो ऐसी स्टिकी चिपचिपी जो सॉइल है उसको हम बोलते हैं गंबू। तो गंबू भी एक ऑर्गेनिक सॉइल है, लेकिन ये
हाईली डिकम्पोज्ड स्टेट है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक सॉइल का हाईली डिकम्पोज्ड स्टेट है गंबो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इतनी हमारी सॉइल टाइप्स हो गए। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कब पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ऑफ द एग्जाम में, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर ऑफ द एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आई थिंक लगभग मेरे पास 11 से लेके, कल देखो 1 से 10 तो कल करा दिए थे, तो 11 से लेके कितने हमारे पास? 17 क्वेश्चन। 11 से लेके 17 हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हमारे चैप्टर 1 से। 10 मैंने कल करा दिए थे, 7 और हैं। तो उसके लिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज कल मैंने कहाँ पे खत्म किया था? कल मैंने खत्म किया था सारी सॉइल मॉइस्चर इक्वेशंस पे। अब आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है। अगर आपको वाटर कंटेंट पता करना है, सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है, यानी सॉइल में W कितना है, W क्या होता है? W बाई डब्ल्यू एस, W बाई डब्ल्यू एस वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, है ना। तो अगर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड ये आपको पता करना है किसी भी सॉइल का, तो इसके कुछ मेथड होते हैं। 7 मेथड हैं टोटल 7 मेथड हैं। एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है। साइड पे आपकी कोई सॉइल है, ठीक है, तो उसकी जो टॉप लेयर होगी, शुरुआत की टॉप लेयर, यहां शुरुआत की टॉप लेयर में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टॉप लेयर को पहले हटा देते हैं। साइड से जो हम सैंपल लेके आने वाले हैं, पहले हम इस टॉप लेयर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इस टॉप लेयर को हम लोग हटा देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। इस टॉप लेयर को हटाने के बाद यहां कहीं से, कहां से? यहां कहीं से आपका सैंपल कलेक्शन होता है। इधर कहीं से, थोड़ा सा नीचे से, कुछ डेप्थ नीचे से, यहां कहीं से हम सैंपल लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ग्राउंड लेवल से कभी भी सैंपल नहीं लेते। ग्राउंड लेवल से इतनी इसको हम बोलते हैं मार्जिन डेप्थ, इतनी हम लोग मार्जिन डेप्थ नीचे से सैंपल निकालते हैं। इतना क्लियर है? इस सॉइल का सैंपल निकाल के हम कहाँ लेके आएंगे? लैब में लेके आएंगे। अब लैब में हम पता करेंगे, ये मार्जिन डेप्थ कुछ भी हो सकती है। मार्जिन डेप्थ 20 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 1 मीटर नीचे से भी ला सकते हो, डिपेंड करेगा ये कि हमारी सॉइल कैसी है। फॉरेस्ट एरिया में आप 100 सेंटीमीटर नीचे तक जाओगे। नॉर्मल अगर आपकी घास फूस है तो 20 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। तो डिपेंड करेगा किस एरिया का आपका सॉइल है। इस क्लास में बेटा MPPB की ही प्रिपरेशन टारगेट है, बट अगर आप किसी और AEJ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फालतू का डाउट है कि सर किसी एक एग्जाम की तैयारी, थ्योरी थोड़े ना बदलती है यार, थ्योरी तो सबकी सेम रहती है। तो यहाँ तो थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन बस MPPB के होंगे। तो ओवन ड्राइंग मेथड सबसे पहला मेथड है। सॉइल से जो हम सैंपल लेके आ रहे हैं उसमें मॉइस्चर कितना है, वाटर कितना है, ये निकालने का तरीका। सबसे पहला तरीका कौन सा है? ओवन ड्राइंग मेथड। तो पहला हमारा तरीका हो गया ओवन ड्राइंग। देखते हैं ओवन में हम लोग कैसे ड्राई करेंगे, किस प्रकार से हम लोग ड्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग 1 2 3 ऐसे करके 3 कंटेनर हम लोग लेते हैं। 3 क्यों लेते हैं? ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। पहले हम क्या करेंगे, इन कंटेनर का खाली वेट निकाल लेंगे। इन कंटेनर का 1 2 3 तीनों का खाली वेट निकाल लेंगे। तो मान लेता हूं किसी भी एक टेस्ट नंबर 1 को लेते हैं। ये पहला कंटेनर टेस्ट 1 को शो करेगा, टेस्ट 1। ये दूसरा कंटेनर टेस्ट 2 को शो करेगा और ये तीसरा कंटेनर टेस्ट 3 को शो करेगा, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही टेस्ट पढ़ा होगा, लेकिन टेस्ट एक्चुअली में 3 होते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लो टेस्ट 1 शुरू कर रहा हूं। पहला टेस्ट मैंने इस कंटेनर को लिया, इस खाली कंटेनर का वेट ले लिया, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, इसको मैंने मान लिया W1, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके बाद इस कंटेनर में मैंने, चूंकि टेस्ट 1 चल रहा है तो मैं पहले कंटेनर की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने भर दिया टॉप तक सॉइल। कौन सी सॉइल भर दी? जो साइड से लेके आए थे सॉइल को भर दिया। पानी वानी नहीं डालना है, नॉर्मल सॉइल जो हम साइड से लेके आए थे उसको भर दिया। इसका मैंने वेट किया, इसका वेट मैंने मान लिया W2, ओके। अब इस कंटेनर को मैंने क्या किया, कहां रख दिया? इस कंटेनर को मान लो ये 1 है, तो इस कंटेनर को यहां पे दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूं।
मान लो ये आपका 1 है कंटेनर, ये है 1, तो इस कंटेनर को मैंने कहाँ रख दिया, ओवन में रख दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवन है। तो इस कंटेनर को हमने यहाँ पे कहाँ रख दिया, इस कंटेनर को हमने यहाँ ओवन में रख दिया। तो ओवन में क्या होगा, इसमें इसके अंदर का मॉइस्चर क्या होगा, इसके अंदर का मॉइस्चर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अब ओवन में टेम्परेचर कितना रखना है, ओवन में टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ओवन का टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि ये जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है या नहीं। तो ऑर्गेनिक कंटेंट के बेसिस पे ही, ऑर्गेनिक कंटेंट के बेसिस पे ही डिफाइन होता है कि हमारा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, इफ ऑर्गेनिक कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट, नो, तो टेम्परेचर हमारा होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, आप 105 से 110 रख दो और 24 घंटे के लिए रख दो। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए रख दो, 24 आवर्स के लिए, ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है, यस ऑर्गेनिक कंटेंट है, तब आप 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट जल जाएगा। और सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो जलना नहीं चाहिए, अदरवाइज रियल जो सॉलिड्स हैं उसका वेट नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक कंटेंट के केस में टेम्परेचर आपका यही 60 से 80 हो जाता है। और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ टाइम 36 घंटे हो जाता है। क्लियर, क्लियर, टेम्परेचर क्लियर है। ऑर्गेनिक कंटेंट है तो 60 से 80, ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है तो 105 से 110। क्लियर, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा, ऑर्गेनिक कंटेंट का भी लेवल होता है। कोई कोई ऑर्गेनिक कंटेंट 80 डिग्री पे भी नहीं चलता, तो उसमें 80 में काम चल जाएगा। कोई 60 पे भी थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, तो 60 से हम 60 से ऊपर नहीं दे सकते, 60 रखते हैं। तो यहाँ रेंज थोड़ी बड़ी होती है 20 की, यहाँ 5 की रेंज होती है। तो ये 60 से 65 नहीं होता, ये 60 से 80 होता है, ठीक है। तो चलिए, हमने 24 घंटे के लिए इस टेम्परेचर पे रखा तो भी मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा, या 36 घंटे के लिए इस टेम्परेचर पे रखा तब भी हमारा मॉइस्चर उड़ जाएगा। जिप्सम से कोई मतलब नहीं है, जिप्सम से इसका कोई मतलब नहीं टेम्परेचर का, ठीक है। थोड़ा बहुत जिप्सम से वेरिएशन होगा भी तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ओवन में यहाँ पे हमने इसको रखा, अब हमने इसको ओवन से निकाला। ओवन में जब ये सॉइल ड्राई हो गई तो ओवन से इसको निकाला। ये कंटेनर और इसके साथ क्या है, ड्राई सॉइल है, एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का हमारा ये जो वेट हो गया वो W3 हो गया। समझ में आया। पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला टेस्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, पहला टेस्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे हमें निकालना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो मुझे बताओ, देखो यहां पे है कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल और यहां पे है कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। तो अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर दूं, W2 माइनस W3 कर दूं, तो देखो सॉलिड का वेट माइनस हो जाएगा, सॉइल सॉलिड का, कंटेनर का वेट भी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली वाटर का वेट बचेगा कि नहीं, WW बचेगा। तो W2 में से मैंने W3 को माइनस कर दिया, तो वेट ऑफ वाटर बचा, है ना। यहाँ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, यहाँ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। तो इससे अगर मैं W3 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, WW मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ड्राई सॉइल का वेट क्या है, ये है कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, इसमें कंटेनर का वेट माइनस कर दो W1, तो इस W3 कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल में कंटेनर का वेट माइनस कर दो तो WS आ जाएगा। तो W2 माइनस W3 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इनलार्ज करके लिख देता हूँ, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू, अगर परसेंटेज में निकालना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 100%। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये दूसरा और तीसरा क्या है, तो एक्चुअली में क्या होता है, कई बार इस मेजरमेंट में एरर होने की वजह से, वेट गलत मेजर कर लिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इसमें एरर होने की वजह से वाटर कंटेंट गलत आ जाता है। तो इस गलती को, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं। फिर से हम दूसरा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हम लोग क्या भरेंगे, सॉइल भरेंगे, और फिर उसको हम ओवन में रखेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 कंटेनर में टेस्ट करते हैं।
1 2 3, इन 3 कंटेनर में हमने सॉइल को रखा, इन तीनों में सॉइल को रखा, इनका वेट किया, W1 आ गया। फिर इनमें हमने क्या किया, सॉइल को रखने के बाद ओवन में रखा, फिर वेट किया, W3 आ गया। तीनों का अलग अलग वाटर कंटेंट निकाल लिया। चूंकि तीनों सॉइल सेम ही है तो वाटर कंटेंट किसी में मान लो 10 आया, किसी में 10.1 आया, किसी में 10.2 आ गया, तो तीनों का एवरेज ले लिया। समझ में आ गया। तो एक्यूरेसी को ज़्यादा रखने के लिए हम लोग 3 टेस्ट कर लेते हैं, 3 में हम लोग सॉइल भर के और तीनों को ओवन में ड्राई कर लेते हैं। तो किसी भी एक का निकालना आ गया, दूसरे का भी ऐसे ही निकलेगा, तीसरे का भी ऐसे ही निकलेगा, और तीनों का एवरेज कर दिया। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो। तो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड हो गया। अब बात करते हैं टॉर्शन बैलेंस मीटर। अब बात करते हैं किसकी? टॉर्शन बैलेंस मीटर की बात करते हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं टॉर्शन बैलेंस मीटर। ये क्या होता है? टॉर्शन बैलेंस मीटर में एक टॉप में यहां पे इंफ्रारेड लैंप लगा होता है। क्या लगा होता है? इंफ्रारेड लैंप, है ना? इंफ्रारेड लैंप, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड लैंप। सर ये एक्यूरेट होगा? नहीं, उतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 3 से करते हैं, इसीलिए हम लोग 3 अलग अलग करते हैं। हाँ, तीनों का अगर आप एक साथ एवरेज निकाल लोगे तब तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवन ड्राइंग में, इसीलिए हम लोग 3 करते हैं। एक से करेंगे तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन अगर हमने तीनों से कर लिया तो काफ़ी अच्छे लेवल की एक्यूरेसी आती है। तो ओवन ड्राइंग मेथड से एक्यूरेसी तो अच्छे लेवल की आती है, क्योंकि हम लोग 3 करते हैं, है ना? हाँ जी, ओवन ड्राइंग मेथड इज एक्यूरेट मेथड, बिल्कुल सही बात है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा है उसको हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस मेथड। टॉर्शन बैलेंस मेथड, ये क्या होता है? टॉर्शन बैलेंस मेथड क्या होता है? हाँ जी, एक्यूरेट होता है, बोला तो 3 करते हैं, तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी फिर कहाँ से आएगी? टॉर्शन बैलेंस मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड। अब हिंदी में भी लिखूं? चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ। मरोड़ संतुलन विधि, मरोड़ संतुलन विधि हो गया हिंदी में। चलिए अब क्या है इसमें, क्या होता है टॉर्शन बैलेंस मेथड में? क्या होता है, एक इंफ्रारेड लैंप लगा होता है। इंफ्रारेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त, अवरक्त तरंगे होती है ना, इंफ्रारेड वेव्स मतलब अवरक्त तरंगे। और एक होता है कौन सा? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंगे। तो ये अवरक्त लैंप हो गया। अब सर लैंप को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लैंप को हिंदी में बोलते हैं मेरा सर शोभित सर का भी सर लैंप को हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अवरक्त लैंप, इंफ्रारेड लैंप यहाँ पे लगा होता है। यहाँ से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, लेकिन ये किरणें अभी नहीं निकलेंगी। ये जो बॉक्स है यहाँ पे हम लोग मिट्टी को रखेंगे, और ये देखो यहाँ पे ये वेट मेजर कर रहा है, यहाँ पे वेट मेजर कर रहा है। तो पहले ये मेजर करेगा वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, उसको हमने W1 दे दिया। क्या दे दिया? वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, या पहले हम इसको W2 नाम देते हैं। W1 क्या हो जाएगा? W1 तो पहले इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर है ना, इसका वेट मेजर करेगा। W1 क्या हो जाएगा? इसका कंटेनर का वेट। सर ये पानी गर्म करने वाली है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए बेटा पानी गर्म करने वाली है। तुम जिंदगी भर पानी गर्म करते रहना, और फिर पानी गर्म करते 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 चाय की दुकान खोल लेना, है ना? तो इसी में बनाना फिर चाय, बीटेक चाय वाला।
सो W2 क्या हो गया, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। W1 क्या हो जाएगा, ये जो आपका खाली कंटेनर है ना, जो खाली लिड रखी हुई है, इस इम्प्टी लिड का वेट। तो W1 क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इम्प्टी लिड का वेट मेजर कर लेंगे, वेट ऑफ इम्प्टी लिड, यानी कि खाली लिड का भार, खाली लिड का भार। अब हिंदी में आप लोग लिख लेना, वेट ऑफ एम्प्टी लिड, खाली लिड का भार, है ना। तो पहले हम लोगों ने खाली लिड का भार किया, फिर इसमें हमने मॉइस्ट सॉइल डाल दी, है ना। इस मॉइस्ट सॉइल और प्लस लिड का हमने वेट कर लिया, W2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस बॉक्स को ऐसे बंद कर देंगे। हम इस बॉक्स को क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो आपके लिए नुकसान करेंगी, है ना। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों ही नुकसान करती हैं, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। इसको बंद करेंगे, ये लैंप जल जाएगा। जब ये लैंप जल जाएगा तो लैंप जलने के बाद क्या होगा, लैंप जलने के बाद ये क्या होता है, ये टॉर्शन मीटर पे या टॉर्शन स्प्रिंग पे बैलेंस होती है। तो ये टॉर्शन स्प्रिंग पे बैलेंस तभी हो पाएगी जब सारी तरफ से मॉइस्चर बराबर उड़ जाएगा। जब सारी तरफ से मॉइस्चर बराबर उड़ जाएगा तो ये टॉर्शन बैलेंस दिखा देगा। टॉर्शन जब बैलेंस होगा तो यहाँ पे एक फिक्स रीडिंग आ जाएगी, इसीलिए हम इसको टॉर्शन बैलेंस मेथड बोलते हैं, कि यहाँ पे जो आपका लिड रखी हुई है ये टॉर्शन स्प्रिंग पे बैलेंस्ड होती है। तो जब ये टॉर्शन स्प्रिंग पे बैलेंस रहेगी, सारी तरफ से मॉइस्चर इक्वली उड़ जाएगा, तब ये बैलेंस दोबारा हो जाएगी और फिर यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। तो फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी, W3, और उसके बाद हम लैंप को बंद कर देंगे। तो फाइनल रीडिंग W3 हमारी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ, जब सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा इस वेव की वजह से, इस इंफ्रारेड रेज की वजह से, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस लिड आपका क्या आ जाएगा, प्लस लिड आपका W3 आ जाएगा। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही लग जाएगा, है ना। PM बन जाना, फिर हर चाय वाला PM नहीं होता, हर IIT खड़गपुर वाला सुंदर पिचाई नहीं होता, और हर IIT रुड़की वाला शोभित सर नहीं होता। तो देखिए W3, W2 और W1 ये सारे ही वही फैक्टर्स हैं जो हमने ओवन ड्राइंग मेथड में पढ़े थे। W1 वेट ऑफ एम्प्टी लिड था, W2 वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस लिड था, W3 वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस लिड था। तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, फॉर्मूला आपका वही लग जाएगा पिछला वाला, वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। तो यहाँ फॉर्मूला वही लग जाएगा। समझ में आ गया, टॉर्शन बैलेंस मेथड समझ में आ गया, टॉर्शन बैलेंस मेथड समझ में आ गया। तो ये एक एडवांस मेथड है ओवन ड्राई करने का। ओवन में क्या होता है, ड्राई करने में 24 घंटे लगते हैं, 36 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 24 से 36 घंटे की बजाय ये काम आपका 5 से 6 घंटे में हो जाता है। इज इट क्लियर, क्या है सभी को क्लियर है? आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं साथ ही साथ? आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं ना? अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसका PDF आपको उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के टेलीग्राम पे ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए ये टॉर्शन बैलेंस मीटर क्लियर है। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का अगला मेथड है पिग्नोमीटर मेथड। अगला मेथड है हमारा पिग्नोमीटर मेथड। एक बार इसको देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं। हाँ जी, मैं IIT रुड़की से हूँ, बिल्कुल। अगला मेथड है पिग्नोमीटर मेथड। अगला मेथड क्या है, पिग्नोमीटर मेथड। नंबर 3 है पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है। पिग्नोमीटर जो है एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है, इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे काम अगर हो सकते हैं बोलूँ तो गलत ख्याल जो है दिमाग में मत लाना। इससे दो ही काम हो सकते हैं, इससे दो ही काम हो सकते हैं। एक हो सकता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन और दूसरा हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। दो चीज़ें पिग्नोमीटर से हो सकती हैं। और पिग्नोमीटर दो टाइप के आते हैं, एक छोटा वाला आता है बहुआ वाला, और एक बड़ा वाला आता है अंकल जी वाला। तो ये मैंने जो बनाया है ये अंकल जी वाला बनाया है। छोटा वाला कैसा दिखता है, छोटा वाला पिग्नोमीटर एक बॉटल की तरह दिखता है, कुछ ऐसे ऐसे करके बॉटल की तरह होता है। इसको कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी बोला जाता है। और इसमें यहाँ पे एक लिड लगी होती है, ऐसे करके एक लिड या एक कैप लगा होता है ऐसे करके। ये आपका स्मॉल वाला पिग्नोमीटर है, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी बोलते हैं। तो ये स्मॉल वाला है, ये बच्चा वाला है। तो हम स्मॉल वाले को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले को यूज़ कर रहे हैं। बड़ा वाला हमारा कैसा दिखता है ये तो बना के दिखा दिया, इधर भी दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर ये आपका कॉनिकल शेप में कैप लगा होता है और इसमें
एयर निकलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होल होता है ना। ये आपका कैप लगा हुआ है और ये पूरा अंदर ये जो है ये ग्लास का बना होता है। तो ये बड़ा वाला बिग यानी कि अंकल जी वाला ये आपका पिग्नोमीटर है। तो मैं बड़े वाले पिग्नोमीटर में बता रहा हूँ। हाँ, छोटी वाली की साइज़ कम होती है 300 ml, बड़ी वाली की साइज़ ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट मेज़र करेंगे। नॉर्मल वाटर कंटेंट में सब में सारे मेथड नॉर्मल ही है। इस एम्प्टी इस खाली का वेट मेज़र किया, W1 आ गया। अब इसमें हमने सॉइल डाल दी। ये सॉइल में क्या है, सॉइल में वाटर भी है। ये मॉइस्ट सैंपल लिखा हुआ है ना, मॉइस्ट लिखा हुआ है ना, तो इसमें वाटर भी है, इसमें आपका वाटर भी है। सॉइल में आपका सॉइल भी है और वाटर भी है, मॉइस्ट सैंपल है ना। अब हमने क्या किया, इसका वेट मेजर किया, इसका वेट आ गया W2। इसका वेट कितना आ गया, W2 आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें पूरा पानी भर दिया। जब हमने इसमें पूरा पानी भरा तो इसके अंदर का जो पानी था, ये वाला पानी, ये जो इसके अंदर मॉइस्चर था, ये इस वाले वाटर में मिक्स हो जाएगा। नीचे सॉलिड जमा हो जाएंगे, ऊपर वाटर आ जाएगा। इसका वेट हम लोगों ने मेजर कर दिया, इसका वेट मेजर कर लिया W3। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये पूरा जो है बाहर निकाल के फेंक दिया, पूरा जो है फेंक दिया, इस बॉटल को साफ कर लिया और उससे पानी भर दिया, है ना। और इसका जो हमारा वेट हो गया, ये हो गया W4। तो पहले फिर से देखिए, एम्प्टी पिग्नोमीटर का W1 वेट हो गया, पिग्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सैंपल का वेट W2 हो गया। फिर हमने ऊपर तक पानी भर दिया और इसको अच्छे से शेक किया। शेक क्यों किया, कि अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे हवा भरी हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या हो, थोड़े बहुत यहाँ पे वाइट्स भी हो सकते हैं कि हो, इस सॉइल सैंपल में थोड़े बहुत वाइट्स भी हो सकता है प्रेजेंट हो। तो ये जो वाइट्स हैं ना, ये जो थोड़े थोड़े वाइट्स हैं इस सैंपल में, ये चले जाएं, वाइट्स नहीं बचने चाहिए। ये आपके वाइट्स जो हैं वो चले जाएं, ये वाइट्स आपके चले जाएं। और ये जो मॉइस्चर है, ये जो सॉइल के अंदर का मॉइस्चर है, वो इस पानी से मिक्स हो जाए। यानी कि दो ही चीज़ें बचें इस कंटेनर में, नीचे सॉलिड बैठा हो और ऊपर वाटर हो, है ना। ये सिर्फ दो चीज़ें बचें इस पूरे कंटेनर में। फिर सारा कुछ साफ करके हम पानी डाल देंगे, ठीक है। तो W1, W2, W3 एंड W4 हमारा क्या हो गया, वेट हो गया। चलिए अब हम इससे वाटर कंटेंट निकालते हैं। इससे वाटर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे वाटर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हो जाएगा W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू 1/G माइनस इंटू 1/G माइनस सॉरी इंटू G माइनस 1 अपॉन G इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। यहाँ पे यानी कि ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तभी आप इस पिग्नोमीटर मेथड से क्या निकाल सकते हैं, इस पिग्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो क्या सर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी हमें पहले, नहीं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी G गिवन है, G गिवन है, कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो जब भी कभी G लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, GS, क्योंकि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादा यूज़ किसका है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स का। तो कभी भी G लिखा हो या GS लिखा हो तो एक ही बात होती है। तो अगर मैंने कहीं G लिख दिया तो उसका मतलब ही होता है कि मैं GS की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यानी गामा S बाई गामा W की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको गिवन है तभी आप पिग्नोमीटर से W निकाल सकते हो। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है तो ये मेथड नहीं लग पाएगा, बाकी चाहे सारे मेथड लग जाएं। क्या है, सभी को क्लियर है, जल्दी से बताइए। वाटर कंटेंट, हाँ वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों के लिए यूज करते हैं। अब मान लो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है फिर भी वाटर कंटेंट निकालना है, तो इसी टेस्ट से आपका क्या निकल आता है, इसी टेस्ट से थोड़ा सा इसमें चेंज होते हैं, इस टेस्ट में थोड़ा सा चेंज होंगे और उससे क्या निकल आएगा, उससे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी, है ना। पिग्नोमीटर से ही आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले निकाल सकते हो, उसके बाद फिर आप यहां से वाटर कंटेंट निकाल लो। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ, पिग्नोमीटर मेथड समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड हमारा कौन सा था, अगला मेथड था हमारा सैंड बाथ मेथड। तो देखो
ओवन ड्राइंग मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड और पिग्नोमीटर मेथड, ये तीनों मेथड काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है ओवन ड्राइंग मेथड, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। टॉर्शन बैलेंस मेथड और पिग्नोमीटर मेथड में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? ओवन ड्राइंग। अब इसके बाद जो मेथड्स आ रहे हैं, ये सारे मेथड क्विक रिजल्ट देते हैं, क्विक, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, 5, 10 या 15 मिनट मैक्सिमम। और इसके नीचे एक मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये तो आपको विद इन 1 मिनट रिजल्ट दे देगा, लेकिन इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। W4 नॉट गिवन हो तब, अरे भैया W4, ये कोई टेस्ट में कोई चीज़ नॉट गिवन थोड़े ना होती है, कोई टेस्ट में कोई चीज़ नॉट गिवन नहीं होती। किसी भी टेस्ट में आपको चारों चीज़ें करनी है, W1, W3, W2 सारी चीज़ें करनी है। कोई भी एक अगर आप मेजर नहीं करोगे तो फिर नहीं निकाल सकते, फिर W4 नॉट गिवन इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं। तो 4 सैंड बाथ मेथड, 4 से लेके ये आपके जो मेथड हैं ये क्विक तो हैं लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं है, क्विक बट नॉट एक्यूरेट। पहले 3 मेथड एक्यूरेट थे लेकिन क्विक नहीं थे। टॉर्शन बैलेंस मीटर में भी लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। पिग्नोमीटर मेथड भी जब आप पूरा करोगे तो लगभग आपको एक सवा घंटा लग जाता है। तो इसलिए पहले 3 मेथड क्या हैं, ये पहले 3 मेथड आपके एक्यूरेट ज़्यादा हैं, स्लो हैं लेकिन एक्यूरेट हैं, स्लो एंड एक्यूरेट, ठीक है। यानी कि कोई मेथड जितना ज़्यादा क्विक होगा उतना ही उसमें क्या होगी, एक्यूरेसी कम होगी। कोई मेथड जितना ज़्यादा आपका स्लो होगा उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। स्लो मतलब एक्यूरेसी, फास्ट मतलब नॉट एक्यूरेट। तो चलिए अब हम देखते हैं सैंड बाथ मेथड क्या है, कैसे इससे हम लोग मॉइस्चर का मेजरमेंट करेंगे। तो ये है हमारा सैंड बाथ मेथड, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी कंटेनर लेंगे। इस एम्प्टी कंटेनर को हम लोग वेट करेंगे, यानी इस एम्प्टी कंटेनर का वेट हो जाएगा W1। इस एम्प्टी कंटेनर का वेट कितना हो जाएगा बच्चों, W1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्टी कंटेनर में हम लोग यहाँ पे भर देंगे मॉइस्ट सॉइल। यहाँ क्या भर देंगे, मॉइस्ट सॉइल। तो ये कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, ये कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट हम लोग क्या इस बैलेंस में मेजर करेंगे, ये हो गया हमारा W2। फिर इसको हम क्या करेंगे, कंटेनर और सॉइल को हम लोग किस पे रख देंगे, कंटेनर और सॉइल को बच्चों हम लोग रख देंगे सैंड के ऊपर। ये क्या है आपका, सैंड है, सैंड। इसको हम लोग रख देंगे किसके ऊपर, इसको हम लोग रख देंगे सैंड के ऊपर। किसके ऊपर, सैंड के ऊपर रख देंगे इसको। और सैंड को हम लोग नीचे से हीट करेंगे, सैंड को हम लोग नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम सैंड को नीचे से हीट करेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट में इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा ना, इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके इवेपोरेट कर जाएगा। तो मुझे कौन बताएगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट हुआ और नीचे से आपने स्टोव से भयंकर आग लगा दी, जैसे दोस्तों के आप भयंकर आग लगा देते हो ना कि चल 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 घूमने चलते हैं और बर्बाद कर देते हो उसकी लाइफ। घर वाले भी पैसा दे रहे हैं, वो खर्चा कर रहा है, बेचारे का एग्ज़ाम नहीं निकला, तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसके बाद जो है जब साल के अंत में दोनों का सिलेक्शन नहीं होता तो गले में हाथ डाल के, और यार हमारी दोस्ती सालों तक चलती रहेगी, भले ही दोनों ने एक दूसरे का टाइम बर्बाद करके एग्ज़ाम नहीं निकला किसी का, है ना। तो वैसे ही है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा नीचे से आग लगा दी तो यहाँ पे जो आपका इसके अंदर का ऑर्गेनिक कंटेंट अगर है तो वो जल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पेपर के टुकड़े डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग पेपर के टुकड़े डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, पेपर के यहाँ पे कुछ टुकड़े डाल देते हैं। ऐसे करके यहाँ पे हम लोग कुछ पेपर के टुकड़े डाल देते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर नीचे से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है तो ये पेपर के टुकड़ों का कलर क्या हो जाएगा, पेपर के टुकड़े भी ऑर्गेनिक होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंटेंट ही तो होता है। पेपर के टुकड़े भी तो लकड़ी वगैरह से बनते हैं ना, जैसा और नो पेड़ पौधों की जो एक तरीके से ग्लू होता है, पेड़ पौधों का जो घोल होता है उस घोल से ही बनते हैं। तो ये जो आपके कागज के टुकड़े हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। तो हम लोग इन कागज के टुकड़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे इसलिए हीट हम लोग डालेंगे और इनके कलर को ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो दीज आर कॉल्ड क्या, दीज आर कॉल्ड कागज के टुकड़े, दीज आर कॉल्ड
चिप्स ऑफ, ये सीधे हिंदी में लिखते हैं ना अपनी मातृभाषा में, कागज के टुकड़े, है ना, क्लियर। तो ये कुछ कागज के टुकड़े हम डाल देते हैं। ये किसका काम करते हैं? ये इंडिकेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये इंडिकेटर का काम करते हैं, इंडिकेट करने का काम करते हैं, है ना। किस तरीके से हमें बताते हैं कि भैया यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट जल नहीं रहा है। तो 10 से 15 मिनट में पूरा खेल खत्म हो जाता है। 10 से 15 मिनट में जितना मॉइस्चर है सब इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जब इसका मॉइस्चर उड़ गया तो इसको ठंडा होने दिया, और फिर दोबारा जब हमने वेट किया, फिर से वेट किया इसको, तो इसका वेट आ गया W3। तो अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, एमपीजे टेक्निकल के सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस प्रोवाइड कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में पिंड है, उसमें सारा सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपको एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड कर देंगे। एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड कर देंगे। और आपको पता है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चों, आपकी बहुत जल्दी एक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है एमपी सब इंजीनियर की, और इस एमपी सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो सोल्यूशन डिटेल्ड मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा इस एमपी सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज में, और ये सभी के लिए फ्री होगी। लेकिन इसमें एक क्या है? लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य ये है कि शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही ये फ्री है, शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही फ्री है, कुछ 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ही फ्री है, और उसके बाद फिर ये फ्री नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत जल्द इसकी एक फुल टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें बहुत सारे पेपर्स रहेंगे, मोर देन 20+, लगभग 25 के आसपास आपके टेस्ट पेपर्स रहेंगे, और ये शुरुआत में आने वाले बच्चों को फ्री मिलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, उत्कर्ष का स्मार्ट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्या डाउनलोड कर लीजिए? उत्कर्ष का स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां अभी भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जो चल रही हैं वो आप दे सकते हैं। डीडीए जेई की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उत्कर्ष स्मार्ट ऐप पे, ये चाहो तो आप दे सकते हो। 31 जुलाई शाम को 7 बजे इसका टेस्ट भी है। किसका है? सिविल में आरसीसी डिजाइन का है, मैकेनिकल में फ्लूइड का है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सर्किट का है। तो आप उत्कर्ष स्मार्ट ऐप को डाउनलोड कर लो। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो हर क्वेश्चन के नीचे आंसर की दे रखी होगी, और उसके नीचे एक टच बटन होगा, उस पर टच करोगे तो ऐप के अंदर ही एक वीडियो खुल जाएगी, लगभग 10-15 सेकेंड की वीडियो। उसमें उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन हमने दे रखा है। तो हर क्वेश्चन को जब आप हर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन के थ्रू हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। आंसर की तो साथ ही साथ है ही। टेलीग्राम चैनल का नेम सबसे टॉप में पिंड है, दिखाइए भाई, दिखाइए इस क्लास के टॉप में पिंड है ना, दिखाइए भाई इस क्लास के टॉप में पिंड है कि नहीं? टेलीग्राम चैनल का लिंक ये देखिए, पिंड है, बिल्कुल पिंड है, मैंने देख लिया। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ये जो लाइव चैट बॉक्स है इसके टॉप में देखिए पिंड है, उस पर टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ समझ में आ गया, सारी चीज़ें वही हैं। W3 क्या है? W3 है आपका ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का वेट। W1 क्या है? ओनली कंटेनर का वेट। W2 क्या है? कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट, है ना। तो पहले हमने रिपीट कर रहा हूँ, देखो बार बार रिपीट करने का आपको क्या नहीं मिलेगा, रिपीट करने का आपको सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर रिपीट बोलोगे मैं बोलूंगा पीछे चले जाके देख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्टी कंटेनर का वेट W1, कंटेनर में मॉइस्ट सॉइल डाल दिया तो कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट W2, फिर हमने इसको क्या किया, सैंड के ऊपर गर्म किया, और फिर कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट W3। तो दोबारा वही फॉर्मूला आपका लग जाएगा, वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। तो 90% ऑफ द जो आपके टेस्ट हैं उनमें यही फॉर्मूला लगता है, 90% ऑफ द टेस्ट में आपका यही फॉर्मूला लगता है। समझ में आ रहा है? यही वाले फॉर्मूले से आपका हो जाता है। बस इसका फायदा क्या है, एक्चुअली में ये मेथड क्विक है, तो साइट में कई बार इसी मेथड को जल्दी से अपना दिया जाता है। और एक चीज़ आप और देखेंगे, इसमें कोई खास एसेसरीज की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी एसेसरीज की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस मेथड में आपको सिंपल सा क्या करना है, किसी भी कंटेनर में आप सॉइल डालो, और स्टोव वगैरह हर जगह मिल जाता है, रेत मिल जाती है, गर्म करो, काम हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत आसान है, साइट पे बहुत आसानी से हो सकता है, इसलिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला मेथड कौन सा है? इसके बाद हमारा अगला मेथड कौन सा? हमारा अगला मेथड है इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड मेथड।
इसको हम लोग रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 मिनट के अंदर, कभी कभी 2 से 3 मिनट में ही रिजल्ट निकल आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को हम लोग, चौथा नंबर का है कि पांचवा नंबर का है, चौथा या पांचवा, पांचवा होगा, चौथा तो आपका ये था, चौथा आपका क्या था, सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ, ठीक है। पांचवा है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसी का दूसरा नाम है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर रैपिड मॉइस्चर मीटर, कैल्शियम कार्बाइड या फिर रैपिड मॉइस्चर मीटर। रैपिड का मतलब तुरंत, मॉइस्चर का मतलब नमी, और मीटर का मतलब मीजर करने वाला, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। तो कैल्शियम कार्बाइड आप सभी को पता है क्या होता है, CaC2 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जब भी कभी वाटर के संपर्क यानी पानी के संपर्क में आता है तो एक रिएक्शन होती है, इससे क्या बनता है, एक तो चूना बनेगा CaO प्लस एक गैस निकलती है C2H2। इस गैस को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, इस गैस को हम लोग एसिटिलीन गैस बोलते हैं। और ये एसिटिलीन गैस क्या होती है, अगर किसी क्लोज्ड जार में ये गैस निकल रही तो इस गैस से प्रेशर जनरेट होता है। तो हम करते क्या हैं, हमारे पास ये जार है, ये जार रखा हुआ है, इस जार में हम लोग क्या करते हैं, इस जार में हम लोग सॉइल भरते हैं। सबसे पहले हम क्या भरेंगे, इस जार के अंदर हम लोग सॉइल डाल देंगे। तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में क्या होगा, सॉइल में मॉइस्चर होगा। तो इस जार में हम लोगों ने सबसे पहले क्या डाला, सॉइल डाला, और सॉइल में हमारा मॉइस्चर होगा, यहाँ पे ऐसे करके मॉइस्चर होगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर से इसके थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। अब कैल्शियम कार्बाइड इस सॉइल के अंदर का जो वाटर है या जो मॉइस्चर है, इससे रिएक्शन करेगी, इसके अंदर का जो वाटर है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार पूरा जो मॉइस्चर है, सारे मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो सारे मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं हो पाती, इस वजह से कई बार इसमें एरर आ जाती है मेजरमेंट में। तो सारे मॉइस्चर से जब रिएक्शन होगी तभी आपकी गैस पूरी बनेगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टील बॉल्स हैं, ये जो आपकी स्टील बॉल्स है ना, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो स्टील बॉल्स क्या होती है, रिएक्शन में तो पार्ट नहीं लेती, स्टील बॉल्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। ये देखो कैल्शियम कार्बाइड के पाउच भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये रिएक्शन में तो पार्ट नहीं लेती, लेकिन ये स्टील बॉल्स यहाँ पे डालने से क्या होता है, स्टील बॉल डालने के बाद जब आप शेक करते हो तो ये कैल्शियम कार्बाइड और ये सॉइल, इसका जो क्या होता है, इसका मिक्सचर आसानी से हो जाता है। तो ये जो मॉइस्ट सॉइल है और ये जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसका मिक्सचर अच्छे से हो जाता है अगर आप ये स्टील बॉल्स डाल दोगे। अब जब ये मिक्सचर अच्छे से होगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, और हमने इसको बिल्कुल टाइट कर रखा है हथौड़े की मदद से, ये वॉशर भी लगा रखे हैं, हथौड़ा भी लगा रखा है, इसे पूरा टाइट कर रखा है। तो क्या होगा कि गैस बाहर तो निकलेगी नहीं। इस गैस का प्रेशर कौन मेजर करेगा, ये गेज मेजर करेगा। तो ये गेज क्या होगा, ये गेज ऐसे मूव करेगा, यहाँ से ऐसे करके इसने प्रेशर मेजर कर लिया, ऐसे इसने इतना प्रेशर मेजर कर लिया। अब ये प्रेशर क्या बताता है, ये प्रेशर बता देता है कि इस सॉइल में कितना वाटर है। क्या बता देता है, टूट भी तो सकता है, इसीलिए तो बेटा देखो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसीलिए तो बेटा इतना इसकी मोटी थिकनेस है। इसको तुम्हारी खोपड़िया पे मारा जाएगा तो तुम्हारी खोपड़िया टूटेगी या ये टूटेगा, इसको तुम्हारी खोपड़िया पे मारा जाएगा, तुम्हारी खोपड़िया टूटेगी या ये टूटेगा, बताओ, तू टूटेगा या ये टूटेगा, बता भाई, खोपड़िया टूटेगी, है ना। तो इसलिए ये इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी मोटी दीवार होती है स्टेनलेस स्टील की कि भाई तुम टूट जाओगे लेकिन ये नहीं टूटेगा। तो इसलिए इसकी गैस लीक नहीं होती है, टूटता नहीं है, प्रेशर जनरेट करता है। अब इस प्रेशर पे यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो प्रेशर के फॉर्म में वैल्यूज नहीं लिखी होती हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती हैं किस फॉर्म में, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती है परसेंटेज वाटर के फॉर्म में। जैसे यहाँ 10% लिखा है, यहाँ 20% लिखा है, ठीक है, यहाँ आपका 30% लिखा है, ऐसे करके। तो परसेंटेज वाटर के फॉर्म में लिखी होती हैं। इन परसेंटेज वाटर को हम क्या बोलते हैं, इस परसेंटेज वाटर को हम लोग WT बोलते हैं, इस परसेंटेज वाटर को हम लोग WT बोलते हैं। आप बोलोगे सर परसेंटेज वाटर तो वाटर कंटेंट होता है,
परसेंटेज वाटर तो वाटर कंटेंट होता है, तो आप इसको WT क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा परसेंटेज वाटर वाटर कंटेंट नहीं होता है। यहां से जो गैस निकल रही है, कितनी गैस निकलेगी भाई? गैस उतनी ही निकलेगी जितना वाटर ने रिएक्शन किया है। तो इस केमिकल इक्वेशन से कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है इस डिवाइस का कि जितना वाटर के साथ रिएक्शन हुई, देखो जितनी एसिटिलीन गैस निकली, जितना ज्यादा प्रेशर उतना वाटर से रिएक्शन हुई। तो इस गेज को कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि जितने वाटर के साथ रिएक्शन हो वो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज में लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब WT क्या है? जो WT आता है, WT का मतलब विदाउट टिकट, WT का मतलब ट्रेन में विदाउट टिकट जाना। यहां WT का मतलब क्या है? यहां WT ये है कि वाटर, हमारा जो वाटर का वेट था वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट था। समझ पा रहे हैं? यहां पे WT का मतलब वाटर कंटेंट नहीं है, यहां पे WT का मतलब है कि जो वाटर का वेट है वो टोटल सॉइल के वेट। शुरुआत में अगर मैंने यहां पे W वेट का सॉइल डाला था, W वेट का सॉइल डाला था, तो उस वेट का कितना परसेंटेज वाटर है ना? तो ये आपको WT जो बता रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, ये आपको परसेंटेज वाटर दे रहा है। और वाटर कंटेंट कभी भी क्या नहीं होता, वाटर कंटेंट को कभी भी हम परसेंटेज मॉइस्चर नहीं बोलते। ये जो आपको रिजल्ट दे रहा है परसेंटेज मॉइस्चर दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बार एनिमेशन से हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जो समझ में आता है, हाँ एनिमेशन से ही पढ़ोगे बेटा। अब आप जितनी भी क्लासेस करोगे ना, कल की क्लास में थोड़ा सा जल्दी हमने बैच लॉन्च किया था, आपने बोला हमने लॉन्च कर दिया, इसलिए ज़्यादा हम लोगों ने कल एनिमेशंस नहीं लाए थे, लेकिन अब आपको हर क्लास में एनिमेशन मिलेंगे। तो देखिए जो परसेंटेज मॉइस्चर आया, ये रिजल्ट देता है परसेंटेज मॉइस्चर के। सर बगल में हथौड़ा क्यों रखा है? तुम्हारी खोपड़ियाँ तोड़नी है ना, तो इससे नहीं टूटी तो हथौड़े से टूटेगी, अगर इससे नहीं टूटी तो हथौड़े से टूट दी जाएगी, इसलिए बगल में हथौड़ा रखा है। अब रियल आप रीजन सुनो हथौड़े के लिए। रियल रीजन क्या होता है? रियल रीजन हथौड़े का इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आपकी ये लगी हुई है, ये जो टॉप में जो इसका कैप लगा हुआ है, इसको पूरी तरीके से टाइट करने के लिए कई बार ये जो वॉशर लगे हुए ना, इसको रख के टाइट करके फिर हथौड़े से आपको मारना होता है। हथौड़े से क्लिप, ये क्लिप लगी हुई ना, इन क्लिप को फंसा के हथौड़े से मारना होता है, क्योंकि हल्की सी भी अगर गैस लीक कर गई तो आपका मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट बताता है किसी स्टैंडर्ड के टर्म में। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट वेट वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। चलो इसका जो रिजल्ट आता है, जो यहाँ पे गेज में वैल्यू आ रही है, वो परसेंटेज मॉइस्चर आती है, लेकिन हमें क्या निकालना है? लेकिन हमें निकालना है वाटर कंटेंट। हमें क्या निकालना है मेरे भाई? हमें निकालना है वाटर कंटेंट। रिजल्ट आता है इस फॉर्म में, रिजल्ट आता है परसेंटेज मॉइस्चर के फॉर्म में, WT आपको गिवन होता है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें वाटर कंटेंट निकालना है। क्या वाटर कंटेंट परसेंटेज मॉइस्चर होता है? भूल जाइए, वाटर कंटेंट परसेंटेज मॉइस्चर कभी नहीं होता। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना है मेरे भाई, वेट ऑफ वाटर सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना है मेरे भाई, ये आता है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, W अगर ये होता है, W अगर ये होता है, तो मैं इसको W कैसे बनाऊं? मैं इसको, सर हमारी खोपड़ी ही खोल दिया जाएगा तो ये टेस्ट कौन करेगा? खुली खोपड़ी से भी तो टेस्ट किया जा सकता है। जिस दिन तुम्हारी खोपड़ी खुल गई उस दिन एग्जाम निकाल लोगे। मेंटली अगर खोपड़ी खुल गई, तुम लोग फिजिकली खोपड़ी क्यों खोलने की बात कर रहे हो? मेंटली खोपड़ी खोलो। तो W को मुझे क्या बनाना है? WT के फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ, कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ। एक काम करते हैं, WT दे रखा है, WT दे रखा है, ठीक है, आपको WT दे रखा है, ठीक है, आपको इस फॉर्म में लाना है। तो एक काम करते हैं, WT को 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस WT क्या आ जाएगा? जो रिजल्ट आया उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस W बाई W इंटू 100। तो एक काम करते हैं, ये WT को 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, 1 माइनस WT बाई 100, 1 माइनस WT बाई 100 कितना आ जाएगा? WT बाई 100 तो आ गया W बाई W, और 1 माइनस WT बाई 100 क्या आ गया? ये आ गया। इस वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ।
इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W माइनस डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू, W माइनस डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू लिख सकते हैं। W माइनस डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू एस अपॉन डब्लू, ये हो जाएगा डब्लू एस अपॉन डब्लू। तो यहाँ से हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 माइनस डब्लू टी अपॉन 100 कितना मिल गया, 1 माइनस डब्लू टी अपॉन 100 हमें मिल गया कितना, डब्लू एस अपॉन डब्लू, डब्लू एस अपॉन डब्लू मिल गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डब्लू टी बाई 100 कितना होता है, डब्लू टी बाई 100 कितना होता है, डब्लू टी बाई 100 होता है आपका डब्लू डब्लू बाई डब्लू एस, सॉरी डब्लू डब्लू बाई डब्लू, ये डब्लू एस बाई डब्लू है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, डब्लू टी बाई 100 आपका यहां से होता है डब्लू डब्लू बाई डब्लू, और 1 माइनस डब्लू टी बाई 100 कितना आ गया, डब्लू एस बाई डब्लू। तो इस वाले से इसको डिवाइड कर दूं, क्या डब्लू आ जाएगा, वाटर कंटेंट आ जाएगा, जल्दी से बताओ, आ जाएगा वाटर कंटेंट, बताओ आ जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, क्विकली टेल मी, बताओ, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, डब्लू टी बाई 100 अपॉन 1 माइनस डब्लू टी बाई 100, डब्लू टी बाई 100 अपॉन 1 माइनस डब्लू टी बाई 100 इज इक्वल टू डब्लू डब्लू बाई डब्लू अपॉन डब्लू एस बाई डब्लू, डब्लू डब्लू कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया डब्लू डब्लू बाई डब्लू एस। तो यहाँ से वाटर कंटेंट कितना आ गया, यहाँ से वाटर कंटेंट ये वाली वैल्यू डब्लू बन जाएगी, कितना आ गया, ये 100 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डब्लू टी इन परसेंटेज, है ना, ये डब्लू टी परसेंटेज में रखा था हमने, अपॉन 100 माइनस डब्लू टी इन परसेंटेज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर आपको वाटर कंटेंट को परसेंटेज में निकालना है तो इसी चीज को आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यही चीज जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में वाटर कंटेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। तो जो रिजल्ट रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड से आता है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 माइनस डब्लू टी, डब्लू टी आया उसको 100 माइनस डब्लू टी से कर दिया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, परसेंटेज में 100 और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, W इज इक्वल टू डब्लू अपॉन 1 माइनस डब्लू। आप कौन से W को क्या बोल रहे हैं पता नहीं, क्लियर नहीं हुआ, सब मिक्स हो गया गुरुजी। चलो अच्छा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सब भूल जाओ, मैं तो कह रहा हूं तुम सब कुछ भूल जाओ। एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ। क्या हो रहा है, देखो एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, अगर इस सबको हम भूल जाएं, जिसने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर हम सब भूल जाएं, अगर हम सब भूल जाएं, ये भी भूल जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं, छोड़ो, सिंपल सा काम करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। ये डब्ल्यू टी मान लो परसेंटेज में नहीं देता, हम मान लेते हैं ये डब्ल्यू टी हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट देता है, ठीक है, हम इसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं, परसेंटेज में ना मान के। मान लो अगर परसेंटेज में दे भी रहा है तो हम उसको एब्सोल्यूट लिख लेंगे, ये यहाँ वैल्यू हो गई 0, यहाँ वैल्यू हो गई 0.1, यहाँ हो गई 0.2, यहाँ हो गई 0.3, मतलब ये
एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, परसेंटेज में नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो कुछ भी दे सकता है भाई। अगर 30% लिखा होगा हम उसको 0.3 भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। ये वैल्यू इसने WT दे दी, तो WT परसेंटेज में ना देके अगर पॉइंट में दे रहा है, मतलब परसेंटेज बाई 100 करके दे रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो WT ये क्या दे रहा है, WT ये जो दे रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, ये जो रिजल्ट दे रहा है WT, वो क्या दे रहा है, वो टोटल वेट ऑफ वाटर दे रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मॉइस्चर। और अगर इसमें 100, इसमें अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉइस्चर परसेंटेज हो जाएगा, है ना। इसी में अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मॉइस्चर हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट मॉइस्चर को एज अ रिजल्ट दे रहा है। हम एक काम करते हैं, मुझे बताओ कि यहाँ से WW अपॉन W को क्या लिख सकता हूँ मैं, W को मैं यहाँ लिख सकता हूँ WW प्लस WS, यस और नो, लिख सकता हूँ WW प्लस WS लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। टोटल वेट को क्या वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, 1 अपॉन WT, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WW प्लस WS अपॉन WW। ठीक है, क्लियर, क्लियर, इतना क्लियर। ये कितना बन जाएगा, WW अपॉन WW हो गया 1, और WS अपॉन W, WS अपॉन WW क्या है, वाटर कंटेंट का इनवर्स है। तो 1 अपॉन WT कितना हो गया, 1 अपॉन WT हो गया 1 प्लस ये WS अपॉन WW वाटर कंटेंट का उल्टा है। तो यहाँ से वाटर कंटेंट W कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 1 अपॉन, इस 1 को इधर ले जाओ, 1 अपॉन WT माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन W। तो यहाँ से आपका W आ जाएगा, यहाँ से W कितना आ जाएगा, यहाँ से W आ जाएगा वाटर कंटेंट आ जाएगा। ऐसे कर लो, एक ही बात है, मैंने परसेंटेज में लिखा था, अभी मैंने एब्सोल्यूट में लिख दिया, बात एक ही है। पहले उस वैल्यू को एब्सोल्यूट में निकाल लो, 30% है तो 0.3 कर दो 100 से डिवाइड करके, और फिर उस वैल्यू को रख दो। तो यहाँ से वाटर कंटेंट W कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस WT अपॉन WT, इन्वर्स करेंगे तो WT अपॉन 1 माइनस WT। ठीक है, ये हमारा वाटर कंटेंट हो गया। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इस वैल्यू से आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में भी आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। वाटर कंटेंट को कैलिब्रेशन से निकाल तो दिया, कैलिब्रेशन ही तो है ये, इसी चीज़ को तो कैलिब्रेट करना भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को इक्वेशन के जरिए एडजस्ट करना ही तो कैलिब्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, इसमें जो रिजल्ट आता है वो वाटर कंटेंट नहीं होता है, वो आपका एब्सोल्यूट मॉइस्चर होता है या मॉइस्चर परसेंटेज होता है। तो वो जो रिजल्ट आता है WT, उसको हम कन्वर्ट करके वाटर कंटेंट ऐसे निकालते हैं। तो मान लो रिजल्ट आ रहा है 25%, तो 25% वाटर कंटेंट नहीं होगा, वो परसेंटेज मॉइस्चर होगा। ये परसेंटेज मॉइस्चर या एब्सोल्यूट मॉइस्चर होता है, उससे हम लोग वाटर कंटेंट इस तरीके से निकालते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो वाटर कंटेंट W होता है, वाटर कंटेंट W हमारा WW बाई WS होता है, ये हमारा परसेंटेज मॉइस्चर नहीं होता है। वाटर कंटेंट हमारा परसेंटेज मॉइस्चर नहीं होता है ना। ये हमें परसेंटेज मॉइस्चर देता है। वाटर जो है टोटल सॉइल के वेट के परसेंट में कितना है ना, इससे वाटर कंटेंट हमें कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक अब सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि इसको करने में टाइम कितना लगता है। इसको करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसीलिए तो इसका नाम है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ये रैपिडली मॉइस्चर को मेजर कर लेता है। क्लियर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा ऐसा मीटर है या कौन सा ऐसी डिवाइस है जो सबसे पहले मॉइस्चर को मेजर कर सकता है, तो वो डिवाइस है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड सबसे पहले क्या मेजर करता है, सबसे पहले आपके वाटर कंटेंट को मेजर कर लेता है। चलिए अब देखते हैं रेडिएशन मेथड क्या होता है और अल्कोहल मेथड क्या होता है। तो रेडिएशन और अल्कोहल मेथड जनरली यूज नहीं किए जाते। क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनकी टेक्निक बहुत ओल्ड हो चुकी है। देखो अल्कोहल मेथड तो बहुत ओल्ड टेक्निक हो चुकी, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग थे, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग थे तो उनके पास अल्कोहल था बहुत सारा अल्कोहल था, है ना। अब जब से कोविड आया है ना, जब से कोविड आया है तब से तो वैसे भी सैनिटाइज़र की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो ऊपर से सैनिटाइज़र के बाद
सैनिटाइजर में प्रयोग होने वाले अल्कोहल की डिमांड भी बहुत हो गई है। तो इसलिए ये जो अल्कोहल है अब इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करना जनरली यूज़ नहीं किया जाता है ना। हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, अल्कोहल का यूज़ जो है वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रीज़न ये है कि अल्कोहल के यूज़ करने से जो सॉइल है उस सॉइल में लॉसेस ज़्यादा होते हैं और एक्यूरेसी भी नहीं आती, इसलिए अल्कोहल मेथड को यूज़ नहीं किया जाता। क्या होते हैं, लॉसेस ज़्यादा होते हैं अल्कोहल के और इसमें एक्यूरेसी भी नहीं आती। अल्कोहल को अगर आप बहुत देर तक खुला छोड़ दोगे तो उड़ जाता है, इसलिए हम लोग अल्कोहल मेथड यूज़ नहीं करते। रेडिएशन मेथड क्यों नहीं यूज़ करते, रेडिएशन मेथड बिल्कुल नया मेथड है, इससे अभी भी कुछ पता नहीं चला है कि एक्यूरेसी आती है कि नहीं, इसलिए यूज़ नहीं करते। तो इसमें मैं एक मेथड आपको दिखा देता हूँ, ये देखो रेडिएशन मेथड, एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, ये आपका मान लो टॉप का ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये आपकी सॉइल है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैप्सूल डालेंगे जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, आइसोटोप मटेरियल होता है जिसको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं, आइसोटोप या रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। यहाँ से ये वेव भेजता है यानी कि सिग्नल भेजता है, और ये वेव यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ पे दूसरा होल होता है, इस दूसरे होल पे यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है जो कि स्टील केसिंग के अंदर होता है। डिटेक्टर इस रेस को क्या कर लेता है, इस रे को यहाँ पे रिसीव कर लेता है। अब क्या होता है, यहाँ से आपकी ये रे जा रही है, अब यहाँ जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा ये वेव क्या होगी, स्कैटर करेगी, है ना। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही क्या होगा, स्कैटर करेगी। तो जितना ज़्यादा यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ऐसे स्कैटर करेगी, जितना ज़्यादा वाटर होगा। तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ है ना, सिग्नल स्ट्रेंथ एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल स्ट्रेंथ एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, वाटर कंटेंट से। लेकिन अभी तक रेडिएशन मेथड से कोई ऐसे खास रिजल्ट सही नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग रेडिएशन मेथड को यूज़ नहीं करते। यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है 100% सिग्नल जा रहा है, फ्रीक्वेंसी मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज़ की जा रही। 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये वेव जो है, वेव 1 सेकंड में कितना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, 50, है ना। हर्ट्ज़ का मतलब क्या हो गया, हर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकंड में कितना रोटेशन ये कंप्लीट कर, वेव कितनी बार जो है एम्पलीट्यूड कंप्लीट कर लेती है, 50 बार। तो 50 हर्ट्ज़ का अगर मैंने यहाँ से सिग्नल भेजा और इसका क्या है, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है 100%। अब यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ मान लो 80% हुई कैलकुलेट, और फ्रीक्वेंसी में आपका कोई स्लाइट चेंजेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का वाटर जो है वो क्या है, यहाँ का वाटर जो है वो बड़े बड़े वाइड्स में है, यानी कि ग्रेवली सॉइल है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। वहीं अगर क्ले है, सिल्ट है, तो फिर फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल का यहाँ से रेडिएशन गया, यहाँ से डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, यहाँ से इमिट रेडिएशन और यहाँ से रिसीव रेडिएशन के हिसाब से हम लोग मॉइस्चर कंटेंट बता सकते हैं। आप सभी को पता है ना, 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं। एक होता है अल्फा, अल्फा रेडिएशन को तो आप एक पेपर से भी रोक सकते हो, जैसे अल्फा जो पार्टिकल्स निकलते हैं रेडिएशन में रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उसको आप एक पीस ऑफ पेपर, A4 साइज पेपर से भी रुक जाएगा वो। दूसरा होता है बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन अगर आप कंक्रीट की वॉल बनाओगे लगभग 400-500 mm थिक की, तो उससे रुक जाता है, आसानी से रुक जाता है ना। बीटा रेडिएशन भी इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रूम में मैं खड़ा हूँ तो बीटा रेडिएशन मेरे ऊपर आएगा, लेकिन अगर बीच में वॉल लगी हुई है अच्छी खासी थिकनेस की 500 mm की, तो बीटा रेडिएशन नहीं आ पाएगा रूम में। लेकिन जो तीसरा रेडिएशन होता है जिसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं जिस वेव के, वो होता है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन को आप बड़ी बड़ी थिक वॉल से भी नहीं रोक सकते हो, इसलिए मेन जो होता है वो होता है गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो गामा रेडिएशन जो है उसका ये डिटेक्शन करता है। अगर गामा रेडिएशन पूरा फुल मिल रहा है, इसका मतलब जो वाइट्स हैं वो बड़े बड़े हैं और उसमें वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है। बट गामा रेडिएशन में अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है और वाइट्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे वाटर कंटेंट डिटरमाइन होता है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, अभी रिसर्च पर्पज में है, कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया रेडिएशन मेथड का, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ें क्विकली। जल्दी बताइए। चलिए, तो ये हमारा हो गया सारा स्लाइड के बेसिस पे। 1-2 मेथड जो हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं ना, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा तो हम कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें कुछ ऐसा अगर आएगा तो कर लेंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है जिससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। मैंने आपसे बोला था कि वाटर कंटेंट में आप पिग्नोमीटर मेथड तभी यूज कर सकते हो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी पता हो तब हम कर सकते हैं। अल्कोहल मेथड का कोई क्वेश्चन आएगा तो अल्कोहल मेथड का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, वहां समझा देंगे। तो पिग्नोमीटर मेथड में अगर आप तभी आप वाटर कंटेंट मेजर कर सकते हो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे पता करनी है पिग्नोमीटर का यूज करके। तो जो पिग्नोमीटर आपके पास पहले से था, जिससे मैंने बोला था बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा काम भी उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं अब, कि इस पिग्नोमीटर का जो एम्प्टी वेट है पहले हम लोग ये मेजर कर लेंगे। सारे टेस्ट में हम लोग को यही करना होता है ऑलमोस्ट। पहले हम लोगों ने एम्प्टी वेट W1 मेजर कर लिया, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों ने क्या डाला, अब यहां थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना। अब हमने इसमें मॉइस्ट सॉइल नहीं डाला। जब भी कभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन करेंगे तो यहां ड्राई सॉइल डालेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है कि वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में जो पिग्नोमीटर मेथड होता है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में पिग्नोमीटर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वाटर कंटेंट में मॉइस्ट सॉइल होती है, सॉइल विद मॉइस्चर, और पिग्नोमीटर में होती है ड्राई सॉइल। तो यहां पे हमारी सॉइल, ध्यान रखना, हमारी सॉइल जो है वो ड्राई सॉइल होती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा एक अंतर आ जाता है। लगातार 150 बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग शेयर भी करिए और भी स्टूडेंट्स के साथ। कम से कम क्लास में ना 200-250 बच्चे डेली आने चाहिए कम से कम, क्योंकि एमपी सब इंजीनियर में इतनी वैकेंसी है, 2000 तो वैकेंसी है यार, है ना। तो ड्राई सॉइल आपकी यहाँ पे डाली जाती है, ये सॉइल आपकी ड्राई सॉइल है, क्लियर। फिर इसमें ड्राई सॉइल और पिग्नोमीटर का वेट हमने ले लिया W2। तो बस यहाँ अंतर क्या हो गया, ड्राई सॉइल प्लस पिग्नोमीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये ड्राई सॉइल तो थी ही साथ यहाँ पे हमने इस ड्राई सॉइल के ऊपर पानी भर दिया, ये वाटर भर दिया टॉप तक। अब इसमें भी पानी भरने के बाद हम शेक करेंगे, क्योंकि ड्राई सॉइल के अंदर क्या होगा, पानी तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ व्हाइट्स तो होंगे ना, ड्राई सॉइल में व्हाइट्स तो होंगे ना, ड्राई सॉइल में क्या होंगे, व्हाइट्स तो होंगे ना, ये व्हाइट्स तो होंगे। तो ये व्हाइट्स सारे जो हैं, इन सारे व्हाइट्स में पानी भर जाए, यहाँ पे सॉलिड और वाटर सिर्फ दो चीजें रहें, इसलिए हम पानी डालते हैं और अच्छे से शेक करते हैं, ठीक है। तो वाटर हो गया और यहाँ पे सॉइल के सॉलिड्स हो गए, वाटर और सॉइल के सॉलिड्स हो गए। इसका हम लोगों ने वेट मेजर किया, इसका हमारा वेट आ गया W3, इसका हमारा वेट क्या आ गया W3। तो एम्प्टी कंटेनर का W1, ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर W2, और कंटेनर प्लस सॉइल प्लस वाटर इसका W3। उसके बाद हमने ओनली वाटर भरा, इसको पूरा क्लीन कर दिया, ओनली वाटर भरा, यानी कि प्रोसेस वही सेम है ना, प्रोसेस वही सेम है हमारी, जो हमने वाटर कंटेंट में किया था प्रोसेस वही सेम है। बस हमारा अंतर क्या आ गया कि सेकेंड स्टेप में ड्राई सॉइल होगी, ठीक है। सर कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ उतना ही होगा जितना लास्ट बच्चे के मार्क्स थे, कट ऑफ उतना ही होगा जितने लास्ट बच्चे के मार्क्स होंगे। तो आप समझ जाइए, इतने आप ज्ञानी हैं तो आप समझ जाइए। ये सब तुम लोग के दिमाग में क्या होता है, कट ऑफ कितना होगा, ये कितना होगा, पहले पढ़ लो। तुम्हारे कट ऑफ से कम 20 नंबर ज़्यादा होंगे, ये आज लिखवा के रख लो। तुम्हारे कट ऑफ से कम 20 नंबर ज़्यादा होंगे, लिखवा के रख लो। कम से कम बोल रहा हूँ, बाकी उससे भी ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। इन क्लासेस को पूरा कर लो, तुम टॉप कर जाओगे, गारंटी है। जो डिपार्टमेंट चाहिए मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ये क्लासेस कर लो पूरी अच्छे से, ठीक है। 50 दिन में सब कंप्लीट करवा देंगे। जिस तरीके से स्पीड चल रही है आपको समझ में आ रहा होगा। W1 W2 W3 W3 W4, W1 W2 W3 W4 हो गया। अब देखो इस मेथड में कुछ नहीं, बस आपको W1 दे दिया, W2 दे दिया, W3 दे दिया, W4 दे दिया, 4 चीज दे देगा, बोलेगा बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। आपको लगेगा सर बहुत टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखना कितना सिंपल फॉर्मूला है। W2 माइनस W1, यहां पे हम लोग अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो वैल्यूज क्या हो रही हैं, राइट से लेफ्ट आएंगे तो इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले 2 आया फिर 1 आया, क्लियर। डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नीचे तो हमारा सर कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे 2 से 1 डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है। तो सर इसको कैसे करें, सर इसको कैसे करें, सर इस तरीके से तो हमें याद ही नहीं हो पाएगा।
तो एक काम करो कि इस वाले को, एक काम करो कि इस वाली इक्वेशन को तो आप ऐसा लिखा रहने दो, क्योंकि बुक में यही इक्वेशन लिखी है, लेकिन आपको याद ये वाली इक्वेशन नहीं करनी है। ये तो सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए मैंने लिख दिया है कि बुक में यही फॉर्मूला लिखा है, आप बोलोगे सर कुछ और लिखा दिया। एक काम करो, आप यहाँ से माइनस जब बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा W4 माइनस W3 हो जाएगा ना। जब आप यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो यहाँ W4 माइनस W3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले में लिख लेते हैं। तो जी को आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि ऊपर आप लिखेंगे W2 माइनस W1, यानी कि इस डायरेक्शन में जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, 2 से 1 आ रहा है। और नीचे आपको लिखना है, याद रखना, बुक में ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन है सेम ही फॉर्मूला, इससे भी वैल्यू सेम आती है। नीचे आपको लिखना है W4 माइनस W3, और बीच में प्लस आएगा, ब्रैकेट के अंदर तो माइनस होगा लेकिन यहाँ प्लस आएगा W2 माइनस W1। तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर भी आपका 2 से 1 और नीचे आपका ये आपका 4 नहीं है, ये 3 है, W4 माइनस W3 है। तो नीचे भी जब आप जाओगे तो 4 3 2 1 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बस बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है। तो आप ये याद रखो, इससे आप आंसर जल्दी निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? बोलिए, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ये ज़्यादा सही फॉर्मूला है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन क्या, कल मैं आपको 15-20 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आज चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ और कल फिर 15-20 क्वेश्चन धड़ाधड़ कराते रहेंगे, है ना। मैं सोच रहा हूँ आज आपका पहले ये चैप्टर खत्म कर दूँ, फिर कल के बाद 15-20 क्वेश्चन धड़ाधड़ एक के बाद होते रहेंगे। क्लियर? बाकी लोग के साथ जल्दी से शेयर कर दो और भी लोग ज्वाइन कर लें। ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू यू? बताइए, चलिए सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। सर वाटर की जगह और कोई लिक्विड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं वाटर की जगह और कोई लिक्विड, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं वाटर की जगह और कोई लिक्विड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई सॉइल है, क्योंकि ये ड्राई सॉइल है तो और कोई लिक्विड हम यूज कर सकते हैं बस। बट वो लिक्विड जो है वो सॉइल के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं वो सॉइल के साथ रिएक्शन ना करे, बस ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे बेटर यही होता है वाटर। वाटर रेडिली अवेलेबल है, कहीं से भी भर लो और सॉइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, आसान है। सर हम दूध की जगह कुछ और पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन दूध डेली पीने से क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिल जाते हैं। ऐसा कोई लिक्विड नहीं है दूध के अलावा जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले। सर हम पानी के अलावा कुछ और पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हो। से वाटर ड्रिंक ... पता है ना। तो पानी मत पियो, कोई और पदार्थ भी पी सकते हो, लेकिन वाटर इज़ रेडली अवेलेबल। वाटर जो है वो बहुत आसानी से अवेलेबल है, आपकी लाइफ चलती है तो इसलिए पानी पीते हैं। तो पानी बेस्ट है, बाकी आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, 50 डेज़ में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टॉप में इस लाइव चैट बॉक्स के टॉप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट है, उसको ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा 50 दिन का। टेस्ट सीरीज कौन कौन से दिन पे कौन कौन सी हैं वो भी सारा मिल जाएगा आपको। 15 से 20 दिनों के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए वो फ्री रहेगी और फिर उसके बाद फिर उसकी कॉस्ट वॉस्ट शुरू होगी। क्या सर सॉइल लाया, हाईवे लेट तो अच्छा रहता, सेमेस्टर भी कवर हो जाता। अरे हाईवे भी आएगा इसके बाद, हाईवे भी लाएंगे इसके बाद, टेंशन मत लो। नॉन टेक की क्लास शुरू होने वाली है, सभी लोग तैयार हो जाएं क्विकली। नॉन टेक की क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। विद इन 15 to 20 मिनट्स आपकी नॉन टेक की क्लास शुरू हो जाएगी। एमपी का जीके सब कुछ होगा। अभी आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ लो और जनरल मैथ्स पढ़ लो। एमपी का जीके आपको एक सर कराने वाले हैं, एक्सपर्ट हैं वो एमपी के जीके में, बहुत अच्छी एमपी की जीके कराते हैं वो, एमपी की ही जीके ओनली कराते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर्स के लिए एक एक्सपर्ट सर हैं, कंप्यूटर वही कराते हैं, वही पढ़ाते हैं हमेशा, वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। मैंने बताया ना, उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉन टेक्निकल के लिए भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी हम लगाएंगे। टेक्निकल, जनरली टेक्निकल चैनल्स में आपको नॉन टेक्निकल का अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, बट यहाँ उत्कर्ष में ऐसा नहीं होगा। उत्कर्ष में हमारा नॉन टेक भी इतना स्ट्रांग है, इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी है कि आपको हर नॉन टेक सब्जेक्ट की, जनरल मैथ्स हो, आपका एप्टीट्यूड हो, आपकी रीजनिंग हो, आपका कंप्यूटर्स हो, आपका एमपी का करंट अफेयर जीएस हो, सारी चीज़ें जो 7 पार्ट आपके एमपी सब इंजीनियर में नॉन टेक के आ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग आपको टीचर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सर बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रही है, क्लास ओवर है क्या, मोबाइल बंद कर रहा हूं मैं। ओ माय गॉड, अरे भैया तुम लोग धड़ाक से जिसकी भी बिजली गिर सकती है ना, उसका मोबाइल तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बिजली कहाँ गिरती है, मोबाइल पे। ये पता है किसने दिया था, ये बाबा, कौन से बाबा ने दिया था, बाबा साइलेंसर ने ये ज्ञान दिया था कि मोबाइल में बिजली सबसे पहले गिरती है। हमारे मोबाइल में तो आज तक नहीं गिरी यार, इवन हमने सुना भी नहीं। ये सब ज्ञान कहाँ से आता है पता नहीं। बंद करना है बंद कर दो। डीडीए का ऑप्शन आ रहा है पर पीईबी का नहीं आ रहा है। कहाँ पे, ऐप में? ऐप में अभी डीडीए वाला टेस्ट चल रहा है। बोला तो 15 से 20 दिनों बाद आपका सब इंजीनियर शुरू होगा, हम अनाउंस कर देंगे। आपको तुरंत इनरोल कर देना है, क्योंकि शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए फ्री है, उसके बाद वो फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, अब कौन सी बिजली इसके ऊपर गिर रही है पता नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है। दया कहाँ गया, आजकल दया क्लास में नहीं आ रहा है, वरना बोलता पता लगाओ दया। तो ये हमारे कौन कौन से मेथड हो गए, ये हमारे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन के मेथड हो गए। इसके बाद नंबर सी जो है, नंबर सी है आपका किसका डिटर्मिनेशन, नंबर सी है आपका यूनिट वेट का डिटर्मिनेशन, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिटर्मिनेशन, यूनिट वेट ऑफ सॉइल का डिटर्मिनेशन हम लोग करेंगे। और कौन सा यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का। और कहाँ पे, साइट पे। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड यूज होता है कोर कटर मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा यूज होता है, कोर कटर मेथड यूज होता है। उसके बाद कौन सा मेथड यूज होता है, नंबर टू आपका कोर कटर मेथड के बाद यूज होता है अगला मेथड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, बताता हूं अभी क्या करते हैं सारे मेथड में। उसके बाद नंबर 3 आपका यूज होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। वाटर में डिस्प्लेस करते हैं, सैंड में रिप्लेस करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद क्या यूज होता है, नंबर 4 वाटर बलून मेथड। एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है और एक वाटर बलून मेथड होता है, एक वाटर बलून मेथड होता है, एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है और एक वाटर बलून मेथड होता है। इसके बाद हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसके बाद एक मेथड हम लोग और यूज़ करते हैं बट उसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, वो है आपका रेडिएशन मेथड। इसके बाद एक हम लोग रेडिएशन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो इतने मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ किसमें हम क्या काम करते हैं। कल इसकी इमेज के साथ भी मैं आ जाऊँगा, है ना। हिंदी में भी लिख दूँ, हिंदी में भी लिख दूँ। कल इसकी इमेज के साथ आऊँगा तो उसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। अभी तो बस एक ओवरव्यू कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगले 5 मिनट में हमें क्लास ख़त्म करनी है। सुबह से क्या होता है, सुबह से आपकी क्लासेस चलती रहती है ना, सुबह से आपकी क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो बीच में बच्चों को कम से कम 15 मिनट का गैप चाहिए होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको लगभग 15 मिनट का गैप दे दूंगा, ताकि आप 4:30 वाली क्लास में बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश माइंड से आप लोग ज्वाइन करें। 4:30 बजे शाम को आपको पता है आज किसकी क्लास लगने वाली है, रीजनिंग और जनरल मैथ्स की, सॉरी एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथ्स की लगने वाली क्लास MPPV सब इंजीनियर के लिए। कितने लोगों को पता है, हाथ ऊपर करो ऐसे। कितने लोगों को पता है कि 4:30 बजे आज आपका नॉन टेक शुरू हो रहा है MPPV सब इंजीनियर का, जल्दी से बताओ। इन सब की हिंदी भी कल लिख के आ जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बताओ कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है। PDF मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा PDF। वाटर बलून का LLON होगा मेथड। कितने लोगों को पता है कि नॉन टेक की क्लास होगी। PDF बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में PDF मिलेगा। इस क्लास के टॉप में चले जाओ, ये जो लाइव चैट बॉक्स है उसके टॉप में, लाइव चैट बॉक्स के टॉप में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लो। सिलेबस भी वहीं मिलेगा, फुल सिलेबस, और जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको वहीं टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक है। अरे जनरल मैथ्स आती है रे, सिलेबस देखो पहले। जनरल मैथ्स में मोस्टली एप्टीट्यूड वाला ही पार्ट है, लेकिन उसमें अलजेब्रा का और कुछ कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी का भी है, तो आती है। पहले सिलेबस तो देख लो। हाँ, कल रील्स में देखा था, कल बताया भी था। हाँ जी, नॉन टेक्स्ट में जनरल मैथ्स आती है, बिल्कुल आती है, और एप्टीट्यूड, ये दोनों चीज़ें 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, सबने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब सभी लोग जो है क्लास में आएंगे। तो देखो एक एक करके जल्दी जल्दी सुन लो, फिर उसके बाद अगली क्लास के लिए थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा, थोड़ा फ्रेश माइंड से जाओगे। पहला है आपका कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसे करके कटर होता है,
ऐसे एक सिलेंडर होता है, उसके बेस पे क्या होता है, ये वाली एज उसकी शार्प एज होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉइल में, मान लो कि ये सॉइल का लेवल है, इस सॉइल लेवल में हम लोग ऊपर से हथौड़ा मार के, ऊपर से हम लोग इस पे हथौड़ा मार के उसको हम लोग सॉइल के अंदर एम्बेड कर देते हैं। जब सॉइल के अंदर इसको एम्बेड कर देते हैं तो इसके अंदर क्या भर जाती है, इसके अंदर यहाँ पे सॉइल भर जाती है ऐसे करके, है ना, फील्ड की सॉइल भर जाती है। फिर इसका हमें वॉल्यूम पता होता है, इसका वॉल्यूम 1000 सीसी होता है, ठीक है, वॉल्यूम पता होता है, सिर्फ वेट मेजर करना होता है। तो इसका वॉल्यूम पता है 1000 सीसी, वेट मेजर करना होता है, वेट बाय वॉल्यूम से क्या मिल जाता है, बल्क यूनिट वेट। तो ये हो गया आपका कोर कटर मेथड। इसकी कल इमेज के साथ आऊँगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बस एक ओवरव्यू ले लो, है ना, कल इमेज के साथ आऊँगा तो और अच्छे समझ में आएगा, अभी बस एक ओवरव्यू ले लो। उसके बाद दूसरा मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल का एक छोटा सा सैंपल निकाल के लेके साइड से आते हैं, ना 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 ना, उसको पानी में डाल देते हैं। लेकिन पानी में डालेंगे तो सैंपल के अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो इस सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल में सबसे पहले हम लोग किसकी लेयर लगाते हैं, मोम की लेयर यानी वैक्स की लेयर लगाते हैं। इसमें हम लोग पहले वैक्स की यानी मोम की लेयर लगा देते हैं, ऐसे करके पैराफिन वैक्स होता है, इस वैक्स की लेयर लगाते हैं, और इस वैक्स की लेयर लगाने के बाद इसको हम पानी में डाल देते हैं। एक भरे हुए जग में पानी में डालेंगे तो पानी उससे क्या होगा, बाहर की तरफ गिरेगा। जितना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर गिर गया उतना ही सैंपल का वॉल्यूम है। फिर हमने इसका वेट कर लिया, वेट बाई वॉल्यूम से क्या आ गया, इसकी डेंसिटी आ गई, यूनिट वेट आ गया, ठीक है, इसकी डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, है ना, वॉल्यूम आ गया, वेट हमने कर लिया, वेट किससे, वेइंग मशीन से कर लिया, तो वेट बाई वॉल्यूम से क्या हो गया, डेंसिटी आ गई। बहुत अच्छे, समझ में आ गया सर, है ना। मोम की लेयर, मोम, MOM माने मोम होता है। अच्छा जी, चलिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड में गड्ढा कर देते हैं, ऐसे करके, और इस गड्ढे से जितनी भी सॉइल निकली, ये जो हमने गड्ढा किया हुआ है, इससे जितनी भी सॉइल निकली इसका वेट कर लेंगे, और ये सॉइल निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग भर देंगे सैंड। यहाँ सॉइल निकालने के बाद हम लोग क्या भर देंगे, हम लोग यहाँ पे सैंड भर देंगे इस जगह पे, और सैंड को हम लोग जिस जार से भरते हैं उस जार में वॉल्यूम बना होता है। तो जिस जार से हम सैंड भर रहे हैं उसमें वॉल्यूम बना है, तो कितना वॉल्यूम सैंड गया पता चल गया। तो ये जो मिट्टी निकाली इसका वेट पता है, और वॉल्यूम सैंड से पता चल गया, तो वेट बाई वॉल्यूम से अगेन यूनिट वेट आ गया, ठीक है। बस समझ लो, कल डायग्राम के साथ आऊंगा। वैक्स का क्या बोल रहे हो भाई? सर चेतन सर बहुत कॉमेडी करते हैं, बिल्कुल चेतन सर तो हैं ही मज़ेदार, है ना, हम भी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लेते हैं कभी कभी। आपने बोला था टाइप्स ऑफ पीडीएफ कर तो दिया, आज ही तो पीडीएफ ऐड कर दिया टाइप्स ऑफ सॉइल का। तुम लोग लेट आते हो, फिर उसके बाद बोलते हो ये नहीं वो, ये देखो, ये है, आज ही ऐड कर दिया मैंने, ये देखो टाइप्स ऑफ सॉइल का पीडीएफ ये ऐड तो है, आज पढ़ा तो दिया मैंने, आज टाइप्स ऑफ सॉइल ये देखो, ये सारा कुछ लगा हुआ है। क्या वैक्स का क्या पूछ रहा है हिमांशु? ऊपर करो भाई, ऊपर करो। हिमांशु ने वैक्स का क्या पूछा है? हिमांशु पटारिया, ऊपर क्या पूछा है आपने? वैक्स का कुछ पूछा ही नहीं यार तुमने ऊपर, फिर से कमेंट करो। देखो ये पूरा पढ़ा रखा है, ये पूरा टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा रखा है, कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना, पूरा पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 अभी आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ से आया है। पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर दूँ, ये समझा दूँ पूरा, और इसकी इमेज भी कल लेके आऊँगा। ये जो हमारा यूनिट वेट डिटर्मिनेशन है ना, इसकी इमेज कल लेके आऊँगा, ठीक है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड समझ में आ गया, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ से सॉइल निकालेंगे, इसका वेट कर लेंगे और सैंड डाल देंगे, सैंड से वॉल्यूम आ जाएगा। अब वाटर बलून में क्या करते हैं, वाटर बलून में सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो हमने निकाला ना, ये जो हमने सॉइल निकाला, इसका वेट तो मेजर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सैंड नहीं भरेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पानी भर देंगे। तो एक पॉलीथीन शीट लगाएंगे और एक जार से जिसमें वॉल्यूम बना होगा, वॉल्यूम के निशान बने होंगे, उससे जार से हम यहाँ पानी डाल देंगे। तो पानी के वॉल्यूम से पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल था।
तो जो सॉइल निकाला उसका वेट मिल गया, और पानी के वॉल्यूम से वॉल्यूम मिल गया, तो वेट बाई वॉल्यूम वाटर बलून मेथड हो गया, है ना। वेट बाई वॉल्यूम से हमारा यूनिट वेट निकला है, वाटर बलून मेथड। अब इसको बस हमें क्या करना है, कल डायग्राम के साथ समझा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो एक काम करो, टेलीग्राम में जाओ, उत्कर्ष सिविल। जिन बच्चों को डाउट पूछना है ना, जिन बच्चों को डाउट पूछना है वो उत्कर्ष सिविल में कोई गैप नहीं है, उत्कर्ष और सिविल के बीच में कोई गैप नहीं है। उत्कर्ष सिविल UTKARSHCIVIL, उत्कर्ष सिविल नाम से टेलीग्राम में सर्च कर लें और डाउट क्लियरिंग ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं ना, वो डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। देखो चैनल में आप कमेंट नहीं कर पाओगे, जो आपके चैट बॉक्स के टॉप में चैनल आ रहा है उसको ज्वाइन कर लोगे, PDF वगैरह मिल जाएगी, है ना, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लेकिन आपको कमेंट नहीं कर पाओगे, डाउट नहीं पूछ पाओगे। तो डाउट पूछने के लिए आप टेलीग्राम में इस नाम से सर्च करो, सिविल इंजीनियरिंग का डाउट ग्रुप है, वहाँ पे आप डाउट जो है कर सकते हो, डाउट कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर भी हम लोग दे देंगे, सारी फैकल्टी लोग ज्वाइंट है, ठीक है। टेस्ट में क्वेश्चन सब बनता है, सबकी बायोग्राफी, पहले तो अपना नाम सही कर लो, तुम सबकी बायोग्राफी लिख रहे हो, अपनी खुद की बायोग्राफी तुमको पता नहीं है। ये सबकी बायोग्राफी लिख रहे हैं लेकिन खुद की बायोग्राफी नहीं पता तुम्हें, है? तो पहले खुद की बायोग्राफी, पहले अपनी बायोग्राफी समझो कि मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन पाता, उसका रीज़न क्या है। उसके 3 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या तो आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको शुरुआत से कवर नहीं कर रहे हैं, और या तो आप शुरुआत से तो कवर कर रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ दे रहे हैं। इन तीनों में से एक ही रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो उत्कर्ष सिविल नाम से आपका डाउट ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन नंबर 11 से 17 ये हमें आज मैं आपको बता देता हूँ किस किस टॉपिक से हैं। कल वो टॉपिक्स कवर कर देंगे, कवर कर देंगे, तो आपका कौन कौन सी चीज़ हो जाएगी, कल वो टॉपिक्स कवर कर देंगे। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप आपका आज खत्म हो गया, कल बस डायग्राम लेके आने हैं। और कल आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में खत्म करा दूंगा। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल खत्म हो जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में 3 चैप्टर होते हैं। ओरिजिन ऑफ सॉइल जो हो चुका है कल, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप जो आज हो चुका है, कल इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर, बड़े चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के आपके कल तक हो जाएंगे। फिर परसों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किससे आया है, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर कहाँ पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये जब हम हाइड्रोमीटर पढ़ लेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम आपको पूरा क्यों पढ़ा रहे हैं कि इनसे अलग भी कोई क्वेश्चन आ गया तब भी आप लोग बता सकें। कंसिस्टेंसी इंडेक्स किससे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगेन आपका एटरबर्ग लिमिट से है। एटरबर्ग लिमिट कहाँ पढ़ेंगे हम, अगेन वहीं पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कब करेंगे, ये वाला हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स किस में पूछा जाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ही है, तो ये भी हम कल पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम कल पढ़ने वाले हैं, तभी ये क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन नंबर किससे आया, टफनेस इंडेक्स, ये भी आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज में है, टफनेस इंडेक्स भी, ये भी कल करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग, आपको PDF मिल जाएगी आज ही, आप सॉल्व करना चाहो तो आज ही कर सकते हो। थिक्सोटॉपिक इसमें है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, ये भी हम कल कर लेंगे, ठीक है। कल आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी होने वाला है। उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू सॉइल फ्रैक्शन, ये भी आपका किसमें है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉइल फ्रैक्शन, ये सब किसमें है, ये सब भी आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज में है। और क्वेश्चन नंबर 17 क्ले हुज एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये भी आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज में है। तो इस जितने भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं आपके 7 क्वेश्चन, ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज के आए हुए हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ के 7 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ाया जाएगा। आज जो मैंने यूनिट वेट डिटर्मिनेशन बताया उसके कुछ डायग्राम्स दिखा दूंगा, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आपको 5 से 6 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। 5 से 6 मिनट के गैप के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु सर की क्लास होने वाली है नॉन टेक्निकल में, जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं MP सब इंजीनियर की, ठीक है। टाइम टेबल आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, आज या कल तक आ जाएगा टाइम टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब तक। हम लोग एंड कर रहे हैं आज की क्लास। आज का लास्ट टॉपिक क्या था, आज का लास्ट टॉपिक था यूनिट वेट डिटर्मिनेशन। और जैसा कि मैंने बताया, उत्कर्ष स्मार्ट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि DDA JEE के लाइव टेस्ट हो रहे हैं। MP सब इंजीनियर का टेस्ट भी उत्कर्ष स्मार्ट ऐप में ही आएगा। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके इनरोल कर लेने हैं टेस्ट। जो अभी टेस्ट चल रहे हैं उनको भी दे दो, क्योंकि सोल्यूशन वगैरह, रैंक वगैरह जनरेट होती है।
और HPCL में आपका लाइव टेस्ट चल रहा है उत्कर्ष स्मार्ट ऐप में, मैकेनिकल में प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर आपका कोई फ्रेंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है उसको आप बता सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ये टोटल आपका सॉइल मैकेनिक्स लगभग 12 से 15 दिनों में हो जाएगा और 50 से 55 दिनों में आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा देंगे सारे सब्जेक्ट के साथ में, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद थ्योरी एंड विद एवरीथिंग। तो आज से मैं आपको विदा लेता हूँ। अब कल मिलेंगे 2:30 बजे और डेली आपका 2:30 से 4:30 बजे होगा। 4:30 बजे सोम और नॉन टेक नहीं चल रहा है। सोम जो है वो SSC JEE बैच में चल रहा है और जो नॉन टेक है हमारा वो MP सब इंजीनियर में चल रहा है। तो अगर आपको MP सब इंजीनियर करना है तो MP सब इंजीनियर वाले बैच में आप नॉन टेक करें, और अगर आप ओनली SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तब आप सोम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोम जो है वो आगे इंग्लिश बैच में भी होगा SSC JEE के, लेकिन फिर भी अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा सोम करें। अगर आप MP सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो नॉन टेक करें, क्योंकि MP सब इंजीनियर के नॉन टेक में आपको क्या क्या कराया जाएगा, MP का GS भी कराया जाएगा, तो MP रिलेटेड चीज़ें कराई जाएंगी उस नॉन टेक में। इसलिए अगर आप MP सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो 4:30 बजे हिमांशु सर का नॉन टेक्निकल करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।